नमस्ते सभी को। तो सभी का इस मध्यस्थ दर्शन अध्ययन अभ्यास सत्र की ऑनलाइन फॉलोअप गोष्ठी में स्वागत है। श्याम भैया भी जुड़ गए हैं। भैया नमस्ते, स्वागत है। नमस्ते नमस्ते। रेनू मौसी जी का हैंड रेज है, तो ये आपको माइक दिया है, आप बता सकते हैं। नमस्ते सभी को। अ, मैं एक्चुअली ये शेयर करना चाह रही थी कि अभी एनवीसी का सुनने के बाद में जो पिछले साल जो अध्ययन अभ्यास शिविर हुआ था, और जो भैया अभी आप प्रैक्टिस ग्रुप में भी करा रहे हैं, तो मैंने चैतन्य भैया वाला ग्रुप ज्वाइन कर लिया। तो बहुत थोड़े थोड़े छोटे छोटे स्टेप्स में लर्न करने का मौका मिल रहा है, और काफी ही चीजों में मेरे को क्लैरिटी मिली है। तो उसमें से कुछ चीजें मैं शेयर करना चाह रही थी कि जैसे मैं दूसरे को मानव रूप में देख पाऊं और भाव स्थापित कर पाऊं, ये मेरे से हो नहीं रहा था, मुश्किल लग रहा था मुझे। लेकिन जब मैंने इधर जब देखा कि दूसरे व्यक्ति की नीड को देखा जाए और उसके साथ एम्पैथी रखी जाए, तो मैं ये मतलब कुछ हद तक कर पा रही हूँ, स्पेशली जहां मुझे बहुत ज्यादा शिकायत का भाव नहीं हो। तो वो मुझे एक ऐसा स्टेप लगा कि जहाँ पे मैं कदम रख करके और आगे बढ़ सकती हूँ। तो जब मैं ये देख पाई कि जैसे एक पर्टिकुलर सिचुएशन आज आज ही की थी और मैं अपनी बात को कह पाई, तो मैं जो ये देख पाई कि पहले तो मुझे बहुत ही गुस्सा आया कि ना, ये क्या तरीका है, हमेशा जब देखो एक ही बात है ना। पहले तो फिर जब गुस्सा शांत हुआ, तो गुस्सा शांत भी कैसे हुआ कि नहीं नहीं, नीड देखनी है, तो पहले तो वो वहीं ब्रेक लग गया। फिर उसके बाद में दिन भर थोड़ा विचार चला, फिर लेकिन थोड़ी देर में ध्यान आ गया कि नीड देखनी है और एम्पैथी देनी है, तो वो जो गुस्सा था वो तो पहले एक बार तो वहीं ठंडा हो गया। फिर उसके बाद में जब सोचने लगी, तो फिर लगा कि अच्छा, उसकी ये नीड हो सकती है, उसकी ये इस वजह से उसका भाव बिगड़ा होगा, एंड ऐसे करके फिर शाम को बात करी, तो मोर और लेस काफी ठीक हुआ। लेकिन उससे संवाद करने से बहुत पहले जब मैंने ये सोचने लगी कि उसकी क्या नीड है, तो मेरा जो गुस्सा था वो शांत हो गया और एकदम से स्नेह का भाव आया, जो कि मतलब मैं पहले कोशिश भी करती थी तो नहीं हो पा रहा था। तो एक तो ये बहुत ही मेजर शिफ्ट मुझे लगा, शिफ्ट इन द सेंस कि मुझे एक उम्मीद हुई है कि हाँ, इस तरीके से स्नेह का भाव मेरे में बन सकता है। तो अब मैं ज्यादा से ज्यादा जैसे लोगों को देखती हूँ, तो एम्पैथी के भाव से, एंड फिर वो मेरे समान मानव है, इस तरीके का वाला भाव का मैं प्रैक्टिस कर सकती हूँ। थोड़ा थोड़ा शुरू भी किया है। दूसरा जो डायमेंशन खुला वो ये था कि सेल्फ एम्पैथी वाला। तो मेरे को पता ही नहीं था कि मेरी कोई नीड्स थी जो इतनी डीप चली गई, और उन नीड्स को अनजाने में फुलफिल करने के लिए जो भी मैं स्ट्रेटेजी कर रही थी, तो वो नीड तो फुलफिल होती नहीं थी, क्योंकि वो नीड आइडेंटिफाई ही नहीं हुई थी। तो वहां से लगा कि अच्छा, ये जो इतनी परतों के नीचे जो मेरी नीड चली गई, जिसकी की वजह से मैं इतनी परेशान भी हो जाती हूँ, लेकिन वो आइडेंटिफाई नहीं हो रही, तो कर ही कुछ रहे हैं, मतलब वो मेन काम तो हो नहीं रहा, और मतलब कुछ कुछ और ही हो रहा है। तो वो भी सीधे सीधे ये कि ये मेरी नीड है, और इसको कैसे फुलफिल करना है, या जो भी कुछ उसके बारे में बात है, कम से कम नीड आइडेंटिफाई हो जाए। तो सेल्फ एम्पैथी और नीड वाला भी जो डायमेंशन मेरे लिए अपने लिए खुला, तो वो भी मेरे लिए एक बहुत ही मतलब सुखद था, एंथुजियास्टिक था। तो ये दो बातें, नई डायमेंशंस मेरे लिए खुले। और मतलब कुल मिला के बात ये है कि नीड आइडेंटिफाई नहीं होने की वजह से इतना तामाझामा स्ट्रेटजीज में कर रहे होते हैं, और करते चले जाते हैं, और हाथ कुछ नहीं आता। तो वो जो मेरा हमेशा एक सवाल होता था कि अधूरापन जो अपने में फील होता है वो क्यों होता है, और उसको कैसे भरा जाए, तो दर्शन में उसके जवाब जरूर मुझे मिल रहे थे, लेकिन फिर भी मतलब ऐसा लग रहा था कि बहुत दूर की कौड़ी है, और ये पता नहीं मतलब कैसे होएगा, क्या होएगा। लेकिन हतोत्साहित नहीं, लेकिन फिर भी लग रहा था कि चलते रहना पड़ेगा। लेकिन यहाँ जब मुझे लगा कि जब मैं अगर अपनी नीड को जैसे जैसे जहाँ पे मैं अपसेट होती हूँ, हर्ट होती हूँ, वहां पे मैं अगर अपनी नीड को आइडेंटिफाई करके आगे चलती हूँ, तो मतलब ऐसा लग रहा है कि हाँ, ये रास्ता पार हो सकता है, किया जा सकता है, और डेली बेसिस पे। तो मेरे को ये एंथुजियाज्म भी हो रहा है कि मैं अब हाँ, रोज थोड़ा थोड़ा देखना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे रिजल्ट्स मिल रहे हैं। तो ये वाली बातें हैं। और जो अब बेसिकली मेरे दो अभ्यास, एक तो मॉर्निंग सेशन
और एक ये एनवीसी की प्रैक्टिस, इन दो से मिलकर के मुझे काफी उम्मीद हुई है कि काफी चीजें सॉर्ट आउट हो जाएंगी, मेरे भाव में भी स्थिरता आ सकेगी। तो मैं ये चीज शेयर करना चाह रही थी। जी भैया। बढ़िया दीदी, बहुत अच्छा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद भैया। अरे नहीं दीदी, चीजों को धीरे धीरे ट्राई करते रहते हैं तो रास्ता खुल ही जाता है। बिल्कुल भैया। मुख्य बात है उसके लिए ट्राई करना और उसका जरूरत बनना। मुझे तो धीरे धीरे ये समझ में आ गया है कि जिन चीजों की हमारी जरूरत बन जाती है ना, उसके लिए रास्ता हमको मिल ही जाता है। उसके पहले हम बहुत अप्रिशिएट भी नहीं कर पाते हैं चीजों को, और समय लगता है, कनेक्ट होने में समय लगता है। तो बढ़िया है दीदी, आपका कॉन्फिडेंस वापस आ गया है तो बहुत अच्छी बात है। ग्रेट। जी भैया। जी दीदी, नमस्ते। जी, किन्हीं और का कोई शेयरिंग करने का मन हो या क्वेश्चन हो तो स्वागत है, हैंड रेज कर सकते हैं। ठीक है, कोई शेयरिंग क्वेश्चन ना हो तो फिर हम लोग गोष्ठी को आगे बढ़ाते हैं। जी भैया, कोई हैंड रेज नहीं है तो हम कंटिन्यू कर सकते हैं हम। ठीक है, तो हम चर्चा को शुरू कर लेते हैं, ये मान करके कि कम्युनिकेशन से जुड़े हुए जितने भी अभ्यास थे उस पर अब अभी बात करने को एक बार के लिए रोकते हैं। अगर कोई और उस तरह का प्रश्न नहीं है तो कोई एक हैंड रेज है वंदन। हाँ भैया। हम एक बार कम्युनिकेशन से जुड़े जो भी प्रश्न हो उसको मैं एक बार रिस्पॉन्ड कर देना चाहूंगा, क्योंकि फिर मैं थोड़ा इस एरिया को शिफ्ट करना चाह रहा हूँ अभ्यास के बाकी बिंदुओं पर बात करने की दृष्टि से। जी। नमस्ते भैया, नमस्ते सभी को। नमस्ते। हाँ भैया, वैसे तो ये प्रश्न थोड़ा अजीब लग सकता है आपको, बट एक्चुअली आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, और लेकिन वो काफ़ी डिटेलिंग होने से बहुत फोकस्ड नहीं कर पा रहा हूँ। तो क्या ऐसा कोई एक मतलब सेशन हो सकता है जिसमें मेन मेन चीज़ें कवर हो जाए, तो थोड़ा सा आसान रहेगा। हालांकि ये रास्ता ठीक नहीं है, पर मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो गया है, तो मैं उसको एकदम से जिस्ट नहीं पकड़ पा रहा हूँ उसका। अभी तो नहीं करूंगा भैया, जी। कभी आगे देखेंगे, भविष्य में समय होगा तो कर लेंगे। तब तक के लिए इतना किया जा सकता है कि पिछली मीटिंग्स में से कोई एक दो मीटिंग आपको सजेस्ट कर सकता हूँ, एक दो सेशन जिसकी ऑडियो सुन लें तो शायद पूरे को कनेक्ट करने में थोड़ा हेल्प मिल जाए आपको। ठीक है भैया, ठीक। जी। जी। क्या हो गया है, अभ्यास वाले बिंदुओं में हमको धीरे धीरे ये बात को समझने की जरूरत पड़ेगी कि सुनने से काम नहीं होता है। अभ्यास में बोलने वाले का काम बहुत थोड़ा है, करने वाले का काम बहुत ज्यादा है। और अगर उसको उतनी डिटेलिंग के साथ नहीं करेंगे खुद से तो फिर कनेक्ट होना और उसके साथ चल पाना वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। अध्ययन और अभ्यास का ये अंतर है। अध्ययन वाले में आप कुछ भी नहीं करते हैं, आ जाते हैं तो भी बहुत कुछ चल जाता है। अभ्यास वाले में नहीं चलेगा। अभ्यास तो इतना मांगता है कि उसको करना तो छोड़िए, आप पूरे वीक भर उस पर कितना प्रैक्टिस किए हैं उस पर डिपेंड करता है ये कि आप कितना कनेक्ट हो पाएंगे और कितना नहीं हो पाएंगे। पूरे वीक की अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं है रिगरस और सीरियस, बहुत कनेक्शन नहीं बैठेगा। फिर इतना ही मानना पड़ेगा कि अभी अभ्यास हमारी प्रायोरिटी में बहुत नहीं आया है, श्रवण और मनन के लिए काम करने की जरूरत है। बढ़िया। और कोई बात हो तो बताइए,
एक बार मैं रिस्पॉन्ड कर देना चाहूंगा। जी, तो कोई क्वेश्चन या शेयरिंग हो तो स्वागत है, हैंड रेज कर सकते हैं। बढ़िया। तो मैं सोचता जी हूँ कि भैया। अभ्यास के बारे में कुछ बातों को मैं कंटिन्यू कर देता हूँ, वंदन। जी भैया। एक एक करके कई मुद्दों को हम सोचते हैं, अगली जो 4-5 मीटिंग है उसमें हम कर दें। आपकी तरफ से भी कोई प्रश्न हो जिसको आपको लगता हो कि अभ्यास के संदर्भ में एक्सप्लेन करने की जरूरत है, तो आप उसको अगले मीटिंग से भेज देंगे, तो उस हिसाब से मैं उसको रिस्पॉन्ड कर दूंगा। अभ्यास का जो सबसे पहला बिंदु है वो है कि अस्तित्व की कुछ निश्चित वास्तविकताओं पर अपने ध्यान का बने रहना, उसके लिए प्रयास करना। ये अभ्यास का सबसे फंडामेंटल जगह है कि अस्तित्व की कुछ निश्चित वास्तविकताओं को, उसके कुछ निश्चित आयामों को पहचान करके उस पर ध्यान बनाए रखने के काम को हम कर सकें। वो वास्तविकताएं हमको स्वीकार होती हैं। सारी सूचनाओं को तर्क संगत ढंग से हम जितना उलट पलट करके देखते हैं उससे हमको स्वीकार होता है। और अपने में जितना आज के दिन हमारी ऑब्जर्वेशन कर पाने की कैपेसिटी है, उससे जितना हम ऑब्जर्वेशन करते हैं उससे वो हमको स्वीकार होता है। तो दो जगह है जिससे हमको कोई प्रस्ताव स्वीकार होता है। एक है अपनी सीमा में उसका ऑब्जर्वेशन करके। फॉर एग्जाम्पल, प्राण अवस्था या वृक्ष का या पेड़ पौधों का धर्म पुष्टि है, ये हमको ऑब्जर्वेशन से स्वीकार हो जाता है। जीवावस्था का धर्म जीने की आशा है, इसको जो भी ऑब्जर्वेशन हम आज की सीमा में कर सकते हैं उससे हमको वो बात दिखाई देती है कि शरीर को बनाए बचाए रखने के अर्थ में किसी भी जीव की प्रवृत्ति दिखाई देती है। पेड़ पौधों का पुष्टि हम बहुत सामान्य ढंग से ऑब्जर्व करने के काम को कर पाते हैं। तो एक ढंग वो है। एक दूसरा ढंग है जो तर्कसंगत निष्कर्षों के आधार पर हमको समझ में आता है। तो जैसे जीवन में मध्यांश है और 4 परिवेश है, ये भले हमको अपने ऑब्जर्वेशन से आज के दिन नहीं दिखाई देता हो, लेकिन थोड़ा भी विज्ञान का आइडिया है तो उससे हमको आज के दिन तर्कसंगत ढंग से ये बात स्वीकार हो रखी है कि उसमें मध्यांश होते हैं, उसमें परिवेश होते हैं। तो इस रूप में जब अभी यहाँ भी हम मध्यांश को, परिवेश को सुनने का काम करते हैं, तो एक चित्र हमारे अंदर बन जाता है कि अच्छा ये बात कहना चाह रहे हैं और ऐसा है। ये दो जगह है जहां से अभी हमको वास्तविकताएं स्वीकार होती हैं। तो उसमें से कौन सी वास्तविकता को हम अपने ध्यान की वस्तु बनाएं, उसके लिए 3 तरह से देखने की जरूरत है। पहला तो अस्तित्व की वो वास्तविकता हमको पकड़नी होती है जो समय के साथ नहीं बदलती, ताकि वो हमारे जीने का आधार बन सके। अगर वो वास्तविकता ही समय के साथ बदल जा रही है तो वो हमारे जीने का आधार नहीं बन सकती। तो उस दृष्टि से देखिएगा तो स्वभाव से जुड़े मुद्दे, चारों अवस्थाओं के स्वभाव से जुड़े मुद्दे, चारों अवस्थाओं के धर्म से जुड़े मुद्दे और सहअस्तित्व या संपृक्तता का मुद्दा, ये ध्यान देने की मुख्य वस्तु बनती है। इसी को दूसरी भाषा में देखेंगे तो जो नियम, न्याय, धर्म और सत्य है वो ध्यान देने की मुख्य वस्तु बनती है। तो नियम आप जानते हैं, जिसको बौद्धिक नियम कह रहे हैं, सामाजिक नियम कह रहे हैं, प्राकृतिक नियम कह रहे हैं, वो हमारे ध्यान देने की मुख्य वस्तु बन जाती है। ऐसे ही न्याय के संदर्भ में देखिएगा तो जो मानव मानव संबंध की पहचान है वो हमारे लिए ध्यान की मुख्य वस्तु बन जाती है। शेष प्रकृति के साथ देखते हैं तो मानव का शेष प्रकृति के साथ जो संबंध है वो हमारे ध्यान की मुख्य वस्तु बन जाती है। धर्म की जगह से देखते हैं तो प्रकृति की व्यवस्था और समाज की व्यवस्था, ये दो हमारे लिए ध्यान की मुख्य वस्तु बन जाती है। और सत्य की जगह से देखते हैं तो सहअस्तित्व या संपृक्तता, ये हमारे ध्यान की मुख्य वस्तु बन जाती है।
ये हमारे लिए ध्यान की मुख्य वस्तु बन जाती है। इसी तरह से ध्यान की वस्तु का एक ढंग है सहअस्तित्व विकास क्रम विकास जागृति क्रम जागृति के रूप में। वो भी हमारे ध्यान की एक वस्तु हो सकती है जिसके आधार पर हम अपने जीने को डिजाइन कर सकते हैं। ऐसे ही जीवन की अमरता, शरीर की नश्वरता, व्यापक की नित्यता और इन सब के साथ व्यवहार कार्य के नियम, ये हमारे ध्यान देने की मुख्य वस्तु बन जाती है। तो ऐसा ध्यान देने की जगह से देखेंगे तो पहचाना जा सकता है उन मूलभूत वास्तविकताओं को जिसको हम अपने ध्यान की वस्तु बना सकते हैं और जिस पर ध्यान बने रहने से हमको आगे व्यवस्था और व्यवस्था में भागीदारी के साथ जीने की प्रेरणा मिलती है। बेसिकली ये सारी वस्तुएं वो हैं जिससे हमको व्यवस्था की, व्यवस्था में भागीदारी की, सहअस्तित्व की क्लैरिटी मिलती है और वो क्लैरिटी हमको आधार देती है आगे ठीक तो उस दृष्टि से देखेंगे तो पहला ही स्टेप होता है उन निश्चित वास्तविकताओं को पहचानना या पकड़ना जो हमको व्यवस्था में जीने की, व्यवस्था में भागीदारी करने की प्रेरणा देते हैं, जिन पर ध्यान बने रहने से बहुत सहज रूप में ही हमारा व्यवस्था में जीने का और व्यवस्था में भागीदारी करने का मोटिवेशन बनता है। और बेसिकली उसमें से जिस वस्तु को भी आप अपने ध्यान देने की वस्तु बनाते हैं उस पर निरंतरता में हमारा ध्यान बने रहने लगे, यही उस वास्तविकता के साथ तदाकार होने का मतलब है। तो जिस वास्तविकता का भी हमको साक्षात्कार बोध हो रहा है या जिस वास्तविकता के साथ हम तदाकार हो रहे हैं, वस्तुतः उसका मतलब यही है कि वो जो निष्कर्ष हमारे में तर्कपूर्वक या अभी की सीमा में जितना ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं, ये दोनों के योगफल में जो निष्कर्ष हमको निकलता है उस निष्कर्ष के साथ टिकना, उस निष्कर्ष के साथ बने रहना, उस निष्कर्ष पर अपने ध्यान को बनाए रखने का प्रयास करना, उन निष्कर्षों को आधार बना करके अपने जीने के डिजाइन को सोचना, तो अपने भाव विचार का, अपने व्यवहार का, अपने आचरण का, अपने आहार विहार का, अपने व्यवसाय का आधार वो निष्कर्ष बनते हैं। इस रूप में आहार विहार करते हुए, व्यवहार करते हुए, व्यवसाय करते हुए, उत्पादन करते हुए, विचार करते हुए, अपने में किसी भाव के होते हुए भी हमारा ध्यान उस वास्तविकता पर बना ही रहता है। तो उस वास्तविकता पर ध्यान बना भी रहता है और ये सारे क्रियाकलाप हम करते भी रहते हैं। ये ध्यान बने रहने का मतलब है। तो ध्यान बना रहे उस पर, ये अपने लिए देखिएगा तो अभ्यास का पहला बिंदु बनता है। और जिस बिंदु को पकड़ के भी हम ध्यान बनाए रखने का प्रयास करेंगे, बेसिकली उसी बिंदु का हमको साक्षात्कार या साक्षात्कार बोध हो सकता है और बेसिकली उसी बिंदु के साथ हमारा जीवन का तदाकार होने का काम हो सकता है। तदाकार होने का व्यवहारिक मतलब इतना ही है कि वो तर्क पूर्वक जो निष्कर्ष हमारे में निकला है और ऑब्जर्वेशन पूर्वक जो निष्कर्ष हमारे में निकला है, बेसिकली अब वो हमारे ध्यान में सतत बना रहता है। हमारा जीना उसके एलाइंड हो जाता है, उससे लाइन अप हो जाता है। इस रूप में हम उस वास्तविकता के आकार में हो जाते हैं। वो जो तत्रूपी वास्तविकता या वो जो वस्तु जिसको हमने पहचाना है अपने ध्यान का, उस वस्तु के आकार में हमारा होना हो जाता है, जिसका मतलब है कि हमारा भाव, हमारा विचार, हमारा व्यवहार, हमारा व्यवसाय, हमारा आहार विहार उसके साथ लाइन अप हो जाता है। तो अगर ये निष्कर्ष ही अभी हमको नहीं मिल रहे हैं अपने में, तो हमको पढ़ने की जरूरत है, सुनने की जरूरत है, उनको बार बार पलट के देखने की जरूरत है ताकि वो मूलभूत निष्कर्ष हमको पकड़ में आ जाए, उसकी तर्कसंगत ढंग से स्वीकृति बन जाए।
अपना जितना अभी निरीक्षण करने का कैपेसिटी है उस सीमा से भी वो हमको स्वीकार हो जाए, तो हमारा ऑब्जर्वेशन और हमारा लॉजिक या रीजनिंग वो दोनों उसको सपोर्ट करे, ये पहली जरूरत है। तो पहला स्टेप अभ्यास का देखिएगा तो यहां से शुरू होता है। अगर इसी की वस्तु नहीं मिल रही है तो लौट करके पुस्तकों को पढ़ा जाए, शिविरों को सुना जाए, चर्चाओं में पार्टिसिपेट किया जाए। वो वस्तु मिल रही है, जीने में उपाय नहीं मिल रहा है, तो उस पर आगे बात करेंगे अभी। बट पहला स्टेप है कि अगर वो वस्तु ही नहीं मिल रही है हमको, वो स्वीकार ही नहीं हो रहा, ऑब्जर्वेशन में ही नहीं आ रहा, पकड़ में ही नहीं आ रही है चीजें, तो कहीं ना कहीं हमको शिविर को सुनने का, पुस्तकों को पढ़ने का, चर्चाओं में भागीदारी करने का, कि कहना क्या चाह रहा है दर्शन, उसकी कोर बात क्या है या उसकी सार बात क्या है या उसका एसेंस क्या है, उसका बीज क्या है, उसको पकड़ने की जरूरत है। तो एक बार के लिए मैं यहाँ पे रुक जाता हूँ। इस पर कोई भी प्रश्न हो या कोई भी क्लैरिटी चाहिए हो या इसमें कोई कठिनाई हो रही हो तो एक बार हमको उसको बताइए, फिर हम उस पर आगे बढ़ेंगे। जी, किन्हीं का कोई प्रश्न हो तो हैंड रेज कर सकते हैं। जी विकास भैया। जी भैया। तो भैया अभी जो मेरी आवाज अच्छे से आ रही है क्या? हाँ भैया, एकदम ठीक है। हाँ। तो भैया अभी जो चर्चा हुई उसमें भैया ने जो ध्यानाकर्षण कराया कि कोई भी जो मूलभूत वास्तविकता है उसको आधार बना के रखते हैं तो जीने में आसानी होती है। वो चीज तो मैं उसको फील कर ही रहा हूँ काफी दिनों से, उस बात को। पर उसी दौरान एक बात के ना बहुत दिनों से एक ऐसा प्रश्न जैसा भी चल रहा था, जैसे अस्तित्व सह अस्तित्व है, ये वाली बात तो स्वीकार्य हो जा रही है, संबंध व्यवस्था सह अस्तित्व तीनों स्वीकार्य हो जा रहा है और मूल चाहना भी स्वीकार्य हो रहा है। पर मूल चाहना को ना, जैसे मैं इसको जब मैं और थोड़ा एनालाइज कर रहा हूँ तो वो ऐसा हो रहा है भैया कि जो भी मानव अपने मूल स्वरूप की ओर ध्यान देगा तो उसकी चाहना सही है, अपने आप में उसको देख पाता है। जैसे मैं अपने आप की बात करूं तो मैं जब अपने आप को देखता हूँ कि हाँ मैं एक मानव हूँ और मैं सबका सही चाहता हूँ, अपना भी शुभ चाहता हूँ, सामने वाला का भी शुभ चाहता हूँ, जब इस तरह से देखता हूँ तो फिर अपनी मूल चाहना के बारे में कोई डाउट नहीं होता। तो मुझे ये लगता है कि जो मानव अपना ये प्रोसेस करेगा उसकी मूल चाहना सही है ऐसा लगता है, और जो प्रोसेस नहीं कर रहा है उसकी मूल चाहना सही है कि नहीं है, इस पे थोड़ा सा अभी भी एक डाउट आ ही जा रहा है मेरा कि जो अपनी और ध्यान देगा उसकी मूल चाहना पे तो नो डाउट वो तो सही रहेगा। पर जो ध्यान नहीं दे रहा है अपनी मूल स्वरूप पे, मूल मतलब अपने ही व्यक्तित्व पे, अपनी अपनी मूल वास्तविकता पे, तो उस पे मेरे को थोड़ा सा डाउट हो जा रहा है कि उसकी चाहना सही है कि नहीं, क्योंकि उसका तो ध्यान ही नहीं गया तो वो तो गलती कर ही रहा है। अपनी जगह से देखता हूँ कि हाँ मेरे जैसा है ऐसा करके, तो फिर वो चीज स्वीकार होती है कि हाँ मेरे जैसा है, और उसकी चाहना पे थोड़ा सा मेरे को अभी अभी डाउट होना चालू हो गया था। कंटिन्यू। दो सवाल हम आपको पूछना चाहेंगे। जी जी। एक तो ये कि आपका ध्यान चला गया है, उसके बावजूद भी गलती आप भी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? हाँ कर ही रहा हूँ भैया मैं तो गलती तो तो हो ही रही है मुझसे। तो जब गलती अभी हमसे भी हो रही है तो गलती अगले से भी हो रही है। तो इसका मतलब गलती होना आधार नहीं हो सकता है ना मूल चाहना को पहचानने का, क्योंकि अगर वही आधार हो तो गलती तो हम भी कर रहे हैं। हाँ हाँ। ये जी जी। पहला स्टेप पकड़ में आया हाँ एकदम क्लियर कि हो गया पहला गलती तो। करना आधार नहीं हो सकता है मूल चाहना को पहचानने का, क्योंकि हमारी मूल चाहना ठीक दिखने के बावजूद भी गलती तो हमसे हो ही रही है। इसका मतलब दूसरे के करने वाली गलती को देखना उसकी मूल चाहना को पहचानने का आधार नहीं हो सकता।
ये फर्स्ट स्टेप पकड़ में आया? माइक दे दो वंदन उनको, ऑफ कर लिया है उन्होंने। हाँ हाँ भैया, वो मैं ऑफ कर दिया। हाँ भैया, फर्स्ट स्टेप तो समझ में आया कि गलती के आधार पे मूल चाहना को तो हम जज नहीं कर सकते, बिल्कुल। ये बढ़िया, चीज तो आवाज तो आ clear रही है। ना मेरी? हाँ भैया, आ रही है, मैं वो धोखे से म्यूट करके आया हाँ, हूँ। थैंक यू। जी। जी। जो दूसरा स्टेप है ना, वो जी। ये है कि जब हम अपनी मूल चाहना पर ध्यान देने जाते हैं और वो हमको दिखाई देता है, तो हमारे ध्यान देने से ये मूल चाहना पैदा होती रहती है, या मूल चाहना बना हुआ ही है, ध्यान जाता है तो दिखाई देने लगता है? ये अगला हाँ प्रश्न है। मतलब, जी तो बताइए, अभी कुछ आप कह जो रहे थे। प्रश्न पूछे ना, हाँ हाँ, आप हम्म। जो अभी दूसरा जो प्रश्न पूछे, इस पे मुझे वो सोचने पे मिल रहा है, मुझे कुछ ऐसा लग रहा है, क्योंकि मूल चाहना तो बनी हुई ही है, जब मेरा ध्यान गया है तो मैं उसको देख पाया, ऐसा है। वही, तो तो ये, ये पकड़ना जरूरी है कि हमारे ध्यान देने से वो पैदा नहीं होता है, वो है ही, हम इग्नोर कर रखे हैं उसको, आज के दिन इतना ही होता है। इसीलिए ठीक सवाल ठीक ढंग से जैसे ही कोई पूछता है, हमारा अपने उस एसेंस की तरफ, उस कोर की तरफ, उस फंडामेंटल चाहना की तरफ ध्यान पलट के चला जाता है। ये बात को जब देखेंगे ना, तब दिखेगा कि वस्तुतः ये मानव की मौलिकता ही है कि फंडामेंटली सहअस्तित्व में होने के आधार पर कहीं ना कहीं बीज रूप में सहअस्तित्व की स्वीकृति उसमें है ही, है ही। आज भी देखोगे किसी अजनबी से अजनबी जगह पर भी कोई रोड एक्सीडेंट हो जाए, कोई बस दुर्घटना हो जाए, वो देख करके अपने मन की कामना तो यही उठती है ना कि ये दुर्घटना नहीं हो, हाँ हाँ, ये बिल्कुल। एक्सीडेंट नहीं हो। हम्म। तो उससे भी ये बात दिखती है कि फंडामेंटली हम अशुभ तो चाहते नहीं, क्योंकि अगर वो चाहते तो वो दुर्घटना हमको प्रसन्नता देती, लेकिन वो दुर्घटना हमको प्रसन्नता तो नहीं देती है किसी भी तरह से। तो वो भी ये बात दिखाता है कि बेसिकली हम शुभ चाहते हैं। सिर्फ एक जगह पर जाके ही हमारी इच्छा में शुभ नहीं आता है, वो जगह है जहां अपना ही सुख समृद्धि बाधित होता हुआ दिखाई देता है, और उस बाधित होने के कारण के रूप में हम दूसरे को पहचानते हैं। उसी जगह पर ये दिखता है कि हमारी इच्छा ठीक नहीं है, बट वहां भी देखेंगे तो चूंकि उस अपमान की, विरोध की, क्रोध की, द्वेष की, बदला लेने की स्थिति में रहते हुए हम खुद ही नेचुरल नहीं रहते, हम खुद ही नॉर्मल नहीं रहते, हम खुद ही सहज नहीं रहते, हम खुद ही उस स्थिति से बाहर निकलना चाहते हैं। इसका मतलब अपने में वो परिस्थिति हमको स्वयं ही स्वीकार नहीं है। अपमान की, विरोध की, क्रोध की, द्वेष की, बदला लेने की, झगड़ा करने की, वो जो प्रवृत्ति है, दूसरे को दुखी और परेशान करने की जो इच्छा है, वो हमको खुद ही सहज रूप में स्वीकार नहीं होती है। हमारे अंदर खुद ही एक इनर कॉन्फ्लिक्ट बना रहता है, हम खुद ही उस परिस्थिति या परिवेश से बाहर निकलना चाहते हैं। ये बात अपने को दिखती है उन जगहों पे भी। तो उससे भी वो बात पकड़ में आती है कि बेसिकली हम वैसा रहना खुद ही नहीं चाहते, कर रहे हैं हम तब भी। तो हम अपमान, विरोध, क्रोध, घृणा, ईर्ष्या, द्वेष करते हुए भी उसमें रहना ही नहीं चाहते हैं। यही बताता है कि वो मेरी मौलिकता नहीं, वो मेरा मूल स्वभाव नहीं, वो मेरी मूल प्रवृत्ति नहीं है, बल्कि बाहर से ओढ़ा हुआ आवरण है। इसीलिए जब भी आपको ये कहा जाता है कि ये अपमान क्यों कर रहे हो, ये विरोध क्यों कर रहे हो, ये क्रोध क्यों कर रहे हो, ये हिंसा क्यों कर रहे हो, ये घृणा क्यों कर रहे हो, आप तुरंत ही एक कारण लेके आ जाते हैं कि ये मजबूरी थी, ये बाध्यता थी, ये परिस्थिति थी, या उसने विवश कर दिया, या कब तक झेलते रहे, या कितने दिन ऐसे चलेगा। ये सारे तर्क, जस्टिफिकेशन यही बताते हैं
कि हम वैसा करना तो नहीं चाहते हैं, मजबूरन हमको करना पड़ रहा है। यही बात दूसरे के लिए भी दिखना जरूरी है। चलो बताओ। ये मतलब मुझे ये स्पष्ट हुआ कि मूल जो अभी आपने तीन चार तरीके से एग्जाम्पल के थ्रू बताया, उससे भी प्रूफ हुआ कि मूल चाहना तो मेरी अपने में, जैसे मैं देख रहा हूँ, तो मेरी मूल चाहना तो बनी हुई है हर स्थिति परिस्थिति में, चाहे एक्सीडेंट की बात हो, चाहे मैं जब विरोध कर रहा हूँ तो भी कुछ ना कुछ एक्सक्यूज देके मैं उस बात को मनाता ही हूँ कि मैं ऐसा करना तो नहीं चाहता, पर उसने ऐसा किया इसलिए ऐसा करके एक्सक्यूज देता हूँ, पर मेरी चाहना तो सही है, ऐसा है ना। तो इससे भी प्रूफ हो रहा है। तो मेरा जो एक जो डाउट था कि ध्यान देने से ही मूल चाहना की और ध्यान जाएगा करके, वो यहाँ पर क्लियर हो रहा है कि मूल चाहना तो बनी ही हुई है, जब ध्यान देते हैं तो वो दिखता है, जो आपने शुरू में जो बात कही। तो वो मैं कहीं ना कहीं उसको भूल गया था, या फिर वो मेरे ध्यान से वो बात कट गई थी। तो वो चीज अभी फिर से मेरा क्लियर हुआ बढ़िया। कि मूल चाहना इसका तो बनी दूसरा ही हिस्सा हुई भी है। है कि जी जो भैया आदमी जी। उस तरह से गलती और अपराध करता हुआ हमको दिखाई देता है ना, थोड़ी हम्म। मैत्री और आत्मीयता के साथ हम उससे बात करके देख लें कि वो भी क्या कहता है अपनी मूल चाहना के बारे में। अगर वो भी अपने गलती, जिसको हम गलती और अपराध कह रहे हैं, वो भी अगर उसके लिए जस्टिफिकेशन देना शुरू करता है, जस्टिफिकेशन का मतलब तुमने ऐसा किया था इसलिए हमको आज ऐसा करना पड़ा। तो हमने आज किसी की हत्या कर दी, कोई पूछता है क्यों की है, तो कहते हैं हमारे पिताजी को तुमने मारा था इसलिए। ये तर्क ही अपने में इस बात को बताता है कि मैं हत्या नहीं करना चाहता हूं, ठीक है, लेकिन तुमने मेरे पिताजी को मारा था इसलिए बदला लेने के लिए मैं कर रहा हूं। तो ये बेसिक जगह पर उसको पकड़ना जरूरी है, जरूरी है। या कोई अपनी मजबूरी बताता है, चोरी क्यों किए या ये क्यों किए, तो एक जस्टिफिकेशन देता है, सब लोग तो चोरी कर ही रहे हैं, कोई नियम से कर रहा है, कोई बिना नियम के कर रहा है, ऐसा जस्टिफिकेशन देता है वो। या ये जस्टिफिकेशन देता है कि भाई हमारे पास आज सिस्टम में उपाय नहीं है अपनी जरूरत को पूरा करने का, तो क्या करें हम। ये सारे जस्टिफिकेशन भी अगर अगला भी ऐसे ही जस्टिफिकेशन देता है बात करने पर, तो उससे भी हमको पता चलता है कि फंडामेंटली अगला भी ऐसा नहीं चाहता है, गलती और अपराध वो भी नहीं चाहता है। ये बात हमको अगले से पूछ के भी दिखाई देती है, वो भी एक जगह है। ये पकड़ में आया। भैया एक बार लास्ट वाला अभी से बोले वो वाला बता दो, लेकिन थोड़ा सा पूछिए। मैं ये बात कह रहा हूं कि आप अगले से पूछेंगे भी ना, तो हाँ पूछने से भी वो बात अगले से पता चल जाती है कि अगला बता देता है कि वो हमको स्वीकार है कि नहीं है। हाँ। और अगर अगला जस्टिफिकेशन दे रहा है उसके लिए दसियों अलग अलग तरह से, तो जस्टिफिकेशन देना ही इस बात को बताता है कि वो उसको स्वीकार नहीं है। जी जी। 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 बढ़िया। तो ये मतलब है कि शायद मैंने बीच में ना, मुझे ये भी लगा कि जो हमारी संगति है ना, मतलब ये जो दोस्तियां होती रहती है, उससे जब हम थोड़ा सा दूर हट जाते हैं तो भी हमारा अभ्यास रुकता है, मुझे ऐसा फील हुआ, क्योंकि सब अच्छे से ही चल रहा था और जो आते हैं वो कंटिन्यूटी जो है वो हटने से भी हुआ, ऐसा भी लगता है मुझे। पर एक बार ये बात बैठ जाने से अगर नहीं हटती है तब तो बहुत काफी नया ठीक है विकास भाई, बढ़िया। नमस्ते। जी रेणु मौसी जी, आपको माइक दिया है, बता सकते हैं आप बात। हाँ भैया, एक तो ये अभी जो आपने बात कही मैं वही रिपीट करना चाह रही हूँ, क्योंकि वो बहुत ही सटीक लगी अभी मुझे, कि गलत करता हुआ व्यक्ति भी से भी पूछा जाए तो वो जस्टिफिकेशन देगा। और जस्टिफिकेशन देने का मतलब ही यही है कि वो करना नहीं चाहता है, तभी तो जस्टिफाई कर रहा है।
अदरवाइज वो आराम से बोल सकता था कि मैंने मर्डर इसलिए किया क्योंकि मुझे करके खुशी मिलती है। तो प्रोबेबली इस तरीके का आंसर तो शायद किसी ने भी नहीं दिया होगा, सबके पास में कोई ना कोई रीजन ही रहता है। तो यहाँ से भी ये बात बिल्कुल पकड़ में आती है कि गलत करता है, उसको खुद को भी पता है कि ये चीज तो सही नहीं है, लेकिन किसी कोई ना कोई रीजन ऐसा है जिसकी की वजह से वो ऐसा कर रहा है, वरना गिवन अ चॉइस वो भी नहीं करना चाहेगा। तो ये यहाँ से भी ये बात बिल्कुल कनेक्ट होती है। और मैं मेरे लिए ये जानना चाह रही थी कि जो भी मूलभूत वास्तविकताओं के बारे में जो भी बताया दर्शन में, तो मुझे वो एक तरीके से सहज स्वीकार हो रही थी सारी चीजें। तो एक तरीके से उनको मैंने मतलब डायरेक्टली माना तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन जैसे क्वेश्चन करती थी मैं, तो मुझे लगता था हाँ बात तो सही कह रहे हैं, बात तो सही कह रहे हैं। तो क्या जांचना कुछ डिफरेंट होगा, या मैंने जांचा नहीं, या और जांचने की आवश्यकता है, क्योंकि मुझे कहीं डाउट भी नहीं लग रहा है। तो ये मैं जानना चाह रही थी। मैं उसको जांचने के बदले कहूंगा दीदी, उसको जीने का आधार बनाने की आवश्यकता है। अगर उस पे डाउट नहीं हो रहा है तो अननेसेसरली डाउट क्रिएट करने के बदले उसको जीने का आधार बनाने की आवश्यकता है। जिसका मतलब है कि उस वास्तविकता पर ध्यान को बनाए रखा जाए और उसको अपने भाव विचार व्यवहार का आधार बनाया जाए। अभी क्या होता है, जैसे हमने जीवन की अमरता पढ़ ली, मानव को जीवन और शरीर का अस्तित्व पढ़ लिया, जीवन की अमृत की बात पढ़ ली। मुद्दा यह है कि ये जीवन का अमृत जब हमको समझ में आएगा तो हम प्लानिंग जीवन के हिसाब से करेंगे कि शरीर के हिसाब से करेंगे, प्रधानता किसकी है। बिल्कुल भैया, बिल्कुल हाँ भैया, अब पकड़ आ रही है बात कि वो स्वीकार हुआ है लेकिन अभी जीने में नहीं आया है। तो जीने में आने पे ही एक तरीके से वो पुख्ता होएगा। वो भी है दीदी, और जीने का आधार जब उसको बनाने जाएंगे ना, तब जो जो हम्म। कठिनाई आती है बेसिकली वही शंका है उसके ऊपर हमारी। अच्छा। मूलभूत सिद्धांत पर शंका का मतलब यही है कि उसको जीने में लाने जाएंगे तो कुछ प्रश्न बनेगा। अगर कोई प्रश्न नहीं बनता है तो वेल एंड गुड, हमारा जीना उसके हिसाब से सज जाएगा। हम्म। लेकिन जहां पर वो नहीं सजेगा वहां कुछ ना कुछ प्रश्न उठेगा हमारे अंदर। वो प्रश्न है जो फिर ठीक है। हमारे चर्चा का मुद्दा बन सकता है। ठीक है भैया, ये ठीक जी है। जी जी। नमस्ते। जी भैया, अश्विनी अंकल जी है साथ में, वो कुछ इसमें पूछना चाह रहे हैं। जी पूछना नहीं भैया, मैं तो कहना चाह रहा हूँ जी। जो अभी दीदी ने कहा और आपने बताया कि गलती गलती क्या, जब वो कहते हैं तो यानी वो जस्टिफिकेशन देता है और उस पर से लगता है कि वो गलती नहीं करना चाहता था कहीं ना कहीं। आई डिफर हियर, यानी कि मुझे ऐसा लगता है ज्यादातर केसेस में वो इसलिए कहना चाहता है, जस्टिफिकेशन दे रहा है कि मैं गलती नहीं कर रहा हूँ। एक अहम है उसका, वो मैं सच्चा हूँ ये बताने के लिए कर रहा होता है। बस इतना ही नहीं नहीं ज्यादातर। नहीं समझा मैं इसको, जरा एक बार के लिए हमको बताइए, मतलब कि क्या कहना क्या चाह रहे हैं आप मैं ये कैसे। कहना चाह रहा हूँ भैया कि जो गलती करने वाला जब जस्टिफिकेशन देता है उस पर से अगर हम ये सोचें कि वो ये जस्टिफिकेशन इसलिए दे रहा है कि वो गलती करना नहीं चाहता था, जो कि रेणु दीदी ने भी कहा, हम्म। तो मैं कह रहा हूँ ये बहुत ही पॉजिटिव आकलन है आपका, यानी हम्म। का। मैं ऐसा सोच रहा हूँ ज्यादातर केसेस में हम्म। गलती करने के बाद में जब जस्टिफिकेशन होता है तो इट इम्प्लाइज, यानी कि उसका ये कहना होता है कि मैं गलती नहीं कर रहा हूँ। वही गलती नहीं कर रहा हूं जो आप कह रहे हैं ना, यानी कि मैं उसका। गलती में नहीं हूँ। हाँ हाँ। वो तो दोनों अलग बातें होगी नहीं। एक तो आप तो ये समझ रहे हो उस पर वो गलती नहीं करना चाहता तो हो गई, वो माफी मांग रहा हो या अपना वो कर रहा हो, तो जस्टिफिकेशन से तो यही होगा कि ही जस्टिफाइंग इट, कि मेरी गलती नहीं है। वही जस्टिफाइंग में गलती नहीं है में वो क्या जस्टिफिकेशन देता है, जैसे मैंने आपको अपमानजनक ढंग से कुछ कहा, तो अब मैं जी, क्या कहूंगा ये बताइए हमको। यानी कि मैं नहीं समझा आप क्या कह रहे हैं। आपको एक पोजीशन लीजिए, जैसे मान लीजिए कि मैंने आपको कहा कि आप हमको अपमानित कर रहे हैं, हम्म तो आप क्या जस्टिफिकेशन देते हैं, आप दीजिए एक पोजीशन लेके हमको बताइए थोड़ा वाक्य, तब तो हमको पकड़ में आए। आप ये कह रहे हैं कि मैं, दोबारा कहिए आप।
मैं एकदम सिंपल कह रहा हूँ कि आप हमको विक्टिम मान लीजिए या अपने को विक्टिम मान लीजिए, कोई एक साइड ले लीजिए। हम्म। ठीक है, अगर आप अपने को विक्टिम मानते हैं तो मैं कह रहा हूँ कि अंकल आप हमको अपमानित कर रहे हैं, तो आप क्या जस्टिफिकेशन देते हैं? मैं कहूंगा मैं नहीं कर रहा हूँ। वही तो, अपमानित ये नहीं कर आपकी रहे हैं अगर नहीं है, आप ये ये कहते आपकी, हैं। यानी कि आपकी क्या वो समझ है। एग्जैक्टली exactly, तो आप पोजीशन तो आप भी यही ले रहे हैं ना कि अपमान मैं नहीं कर रहा हूँ, हम्म। यही ले रहे हैं ना? पर इसका मतलब गलती नहीं अपमान करना आपको, हाँ हाँ, हाँ हाँ, ठीक है ठीक है इसका ठीक मतलब अपमान आपको है। वो तो स्वीकार नहीं है, यही तो कह रहे हैं हाँ, आप? वो तो ठीक है, वो ठीक है। जी जी। पर नहीं, ये इसमें जस्टिफिकेशन कहीं नहीं आया है। इसमें तो सीधी बात आई है हाँ की और ना की। जस्टिफिकेशन तो तब होगा कि ये इस तरह से हो गया या ये मुझे करना ही पड़ता था ऐसा, ये उसको जस्टिफिकेशन कहेंगे भैया। ये तो स्वीकार भाव है सीधा कि हाँ मैंने नहीं किया है। वही, ये जो आप कह रहे हैं नहीं किया ना, तो आप वो यही कह रहे हैं जस्टिफिकेशन कि नहीं है श्याम भैया। तुम्हारे समझने में दोष है। नहीं पर नहीं, हाँ वो, पर वो जस्टिफिकेशन तो नहीं है ना। नहीं, वही वही जस्टिफिकेशन तो देखिए। अपनी तरफ से कुछ वो कहा जाए कि भाई मैंने ऐसा इसलिए किया कि मैं परिस्थिति ऐसी थी या तुम ऐसा बोले थे इसलिए मैंने कहा। ये तो ठीक सीधा है ना, स्वीकार है। शब्द को एक बार साइड कर देते, पर हाँ आप तो कह तो ठीक है। यही रहे हैं ना कि मैं अपमान नहीं कर रहा हूँ श्याम, तुम्हारे समझने में दोष नहीं है। वो भैया मैं तो इतना ही कहा, वो पॉजिटिव आकलन है, बाकी आपकी सारी बातें सर आंखों पर, यानी कि मध्य दर्शन की और या एनवीसी की कि कोई आदमी गलती करना तो नहीं चाहता है, ये तो मैं भी मेरे में मैं स्वीकार रहा हूँ इस बात को। अस्तु। नहीं नहीं, नमस्ते। वो तो कोई वैसा मुद्दा नहीं है। देखिए, इस पर तो हम जितना बात करेंगे उतना अच्छा ही लगेगा हमको, और ये कोई मानने या स्वीकारने की बात नहीं है। जब भी हम ये कहते हैं कि मैं अपमान नहीं कर रहा हूं, तुम्हारे देखने में दोष है, तो आप इसको जस्टिफिकेशन नाम ना दीजिए, बट इसका मतलब तो यही हुआ कि आप कह तो यही रहे हैं कि मैं अपमान नहीं कर रहा हूं, यानी अपमान हमको स्वीकार नहीं है, मैं नहीं करता हूं। ठीक है। जब भी आदमी ये पोजीशन लेता है कि हाँ मैं अपमान कर रहा हूं या हाँ मैं क्रोध कर रहा हूं, उस समय वो तर्क देता है कि तुमने हमको बाध्य कर दिया। जब आप कह ही नहीं रहे हैं कि मैं अपमान करता हूं, मैं विरोध करता हूं, तब तो बात ही खत्म हो गई। फिर तो आप सारा, जो अगर हमारी भाषा में कहिएगा तो सारा ब्लेम हमारे ऊपर डाल दिए कि तुमको अपमान दिख रहा है, तुम्हारे दृष्टि का प्रॉब्लम है। हम्म। पर अभी भी आप अपने को तो बचा ही रहे हैं ना। आप ये नहीं कह रहे हैं कि आप अपमान कर रहे हैं और आपको वो स्वीकार है। सही। इस लाइन पे नहीं जा रहे, इतना ही कह रहा हूं मैं भी। जी जी। जी शशि मौसी जी, आपको माइक दिया है, आप बता सकती हैं। जी नमस्ते भैया। नमस्ते नमस्ते। मेरी आवाज क्लियर है? जी दीदी। भैया एक तो यही जो बात दीदी ने भी पॉइंट आउट की, जो आप पहले समझा रहे थे कि अगर दूसरे की दूसरे के बारे में ये डाउट आता है, ये आपने पिछले सत्रों में भी कहा था जब मैंने कहा था कि मुझे डाउट तो क्या, मुझे तो पूरा विश्वास होता है कि उसका जो इंटेंशन है वही खराब है, जानबूझ के परेशान करने का है। तब आपने ये बात कही थी कि जब आप ऐसा देखते हैं, दुखी होते हैं या कुछ भी, तो ये वाली बात होती है कि उस समय आपको अपने सुख या समृद्धि में कोई बाधा आती हुई दिखाई देती है, जिसकी वजह से आप किसी के बारे में ऐसा सोचते हैं या उसका शुभ नहीं सोच पाते हैं। तो ये वाली चीज़ एक तो मैं अपने अंदर देख पाई, और वही बात आप मतलब आज जब विकास भैया को बता रहे थे, तब ये चीज़ मुझे दिखाई दी। और इसके बारे में मेरा जो प्रश्न है वो ये है कि ये जो आप मनन की बात कर रहे हैं, तो क्या यही सारी चीज़ें मनन कहलाती है कि अगर किसी के प्रति भाव बिगड़ रहा है, या हमारी फीलिंग को हम देख पाए कि ये फीलिंग है, ये नीड है, दूसरे की क्या फीलिंग है, क्या नीड है, वो वास्तविकता से कहाँ जाकर मतलब उसको मैच करते हैं, या कैसे उसको हम देख पाते हैं, ऑब्जर्व कर पाते हैं। ये सारी की सारी चीज़ें ही मनन के अंदर आती हैं भैया? जी दीदी, ये सारी चीजें भी आती हैं, और उसके साथ साथ इस पे जो शंका उठनी शुरू हो जाती है हमको कुछ भी, कि ऐसा हाँ, है कि नहीं है।
शायद आदमी ऐसा ही होगा, शायद वैसा ही होगा, ये जितने तरह के तर्क उठने लगते हैं, ये सब तर्कों का समन हो पाता है मनन के अंडर। जी भैया। तो आज मैं ऐसे पूरे दिन में मैंने आज कई बार किया कि जैसे ही मतलब देखा कि अभी मेरे अंदर क्या चल रहा है, क्या फीलिंग है, और देखा कि अच्छा ये फीलिंग है, तो उस फीलिंग के पीछे क्या कारण है, क्या नीड है मेरी भी या दूसरे की भी, या ये सारी चीज़ें फैला के देखी, और अंत में फिर जब यही समझ में आया कि मैं ये कब करती हूँ और दूसरा ये कब करता है, और वो परिस्थितियाँ मुझे एक समान दिखाई दी, तो जैसे बहुत ज़्यादा आराम की स्थिति लगी, ऐसा मैं अपने आप में देख पाई। तो मुझे लगता है कि मुझे ये समझ में आया कि अच्छा, मतलब ये प्रोसेस जो है उसके लिए बार-बार कहा जा रहा है कि पहली बात तो ऑब्जर्व किया जाए, उसके बाद में उसको दृष्टा लेवल से देखा जाए, और फिर कैसे हम उसको मनन के द्वारा जो मूल वास्तविकता है उसके आधार पर पहुँचे और उसको देख पाएँ सीधा-सीधा, अपने लिए भी और दूसरे दूसरे के लिए भी, या अस्तित्व की मूलभूत सच्चाई के रूप में, जो कि प्रैक्टिकली मतलब अप्लाई होती है सबके ऊपर। ऐसा ही है भैया? जी जी जी। अब यहाँ पे एक बात और है, वो ये कि जैसे मैं बहुत सारी चीज़ें देखती हूँ, जो कि जैसे आप कह रहे हैं कि जितनी बातें दर्शन करते आ रहा है, वो बहुत सारी चीज़ें मैं अभी नहीं समझ मतलब नहीं कर पाती हूँ। जैसे समृद्धि का भाव वाला है, अभी तो मेरा वो मुद्दा ही नहीं बना है, मेरी प्रायोरिटी में ही नहीं आया है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं कि संवेदना से सुख पाने वाला, उसमें तो मुझे डर ही लगता है भैया कि मतलब वो मैं करना चाहती हूँ। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनमें मुझे अभी भी सुख दिखाई देता है। तो एक साथ ना अगर मैं सारी चीज़ें करने लगूँ तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा भारी पड़ जाता है। तो मैं ये सोच रही हूँ कि कोई एक चीज़ मैं प्रायोरिटी में लेके चलूँ, और बाकी चीज़ों को मैं, जैसे कहते हैं ना, उसका मूल्यांकन करते जाएँ कि भई ये कर रहे हैं, लेकिन ये भी होती चली जाए तो वो तक तो समझ में आता है। लेकिन एक साथ सारे मुद्दों पे काम करना तो बहुत ज़्यादा मुझे अभी कठिन लगता है। मेरे लिए उतनी स्वीकृति होना मुझे हिला देता है अंदर से। नहीं, एक साथ सारे पे करने की जरूरत भी नहीं है दीदी, जहां से ठीक लगता है वहां से काम शुरू किया जाए। धीरे धीरे जी जब भैया। जिसकी आवश्यकता बनेगी तब उस पर भी कर लेंगे। जहां से अभी जरूरत दिख रही है और जहां पॉसिबिलिटी लग रही है कि कर सकते हैं, वहां से काम को शुरू करें ना। एक जगह पर काम को करेंगे तो वो हमको कॉन्फिडेंस भी देता है अपने में कि हम आगे कर सकते हैं। आवाज़ आ रही है भैया? आवाज़ कट गई थी थोड़ी। जी, आपकी तो आ रही है मुझे। जी भैया, ठीक है भैया। हाँ, बीच में थोड़ी-सी आपकी कट गई थी। जी, तो मैं इतना ही कह रहा था कि जहां से पकड़ में आता है वहां से काम को शुरू करना चाहिए। वो हमको कॉन्फिडेंस भी देता है, आगे हम काम कर सकते हैं इस बात का। और एक स्टेप चलते हैं तो दूसरे स्टेप का थोड़ा आइडिया बनता है और पॉसिबिलिटी खुलती है। जी दीदी। जी भैया। जी भैया, थैंक यू सो मच। इतनी बार आपके कहने के बाद में ये थोड़ी-सी चीज़ समझ में आई है कि कैसे देखना है। पता नहीं शायद कितनी बार, सैकड़ों बार आपने रिपीट किया होगा। उसको सुनते अब जाके मतलब कुछ चीज़ें जो है ना वो बैठने लगी, और बहुत मतलब विश्वास भी बना है और आराम भी आया है। थैंक यू सो चीजें अपना टाइम लेती ही हैं दीदी, लेती ही हैं। हेलो? निष्ठा से लगे रहना। जी दीदी, जी दीदी। चीजें अपना समय लेती हैं और निष्ठा से लगे रहना महत्वपूर्ण है दीदी। जी भैया, आपकी ये वाली लाइन जो आप कहते हैं ना, वो भी बहुत ज़्यादा इंस्पायर करती है और मोटिवेट करती है। थैंक यू अगेन भैया। नमस्ते। जी, नमस्ते।
कोई और क्वेश्चन हो किन्हीं का तो आप हैंड रेज कर सकते हैं। जी कांता आंटी आपको माइक दिया है, आप अनम्यूट करके बता सकती हैं। नमस्ते भैया। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। हाँ, मैं ये पूछना चाह रही थी कि जैसे सामने वाला कुछ उनके अंदर वो कुछ अपमान करता है, साथ में वो ये भी कहते हैं कि मैं कहना नहीं चाहता था, जैसे आपकी बातों से लग रहा है कि वो कहना नहीं चाहते थे लेकिन मतलब मुझे कहना पड़ रहा है, तो जस्टिफिकेशन वो दे रहे हैं। तो जैसे मैं देखती थी कि मैं भी पहले बहुत देती थी जस्टिफिकेशन, लेकिन अब मेरे को थोड़ा सा इसमें आने के बाद लगा कि वहां मैं गलत हूँ, वो मूलभूत वास्तविकता को नहीं पहचान पा रही। तो ऐसे में वो जो सामने वाला कहता है उसके प्रति क्रोध तो नहीं आता, लेकिन उनकी जो स्थिति देख के वो थोड़ा सा फील होता है कि ये मतलब क्यों नहीं, मतलब इनका भी ऐसे क्यों नहीं ठीक हो रहा। भाव तो नहीं बिगड़ता उसके लिए, उनकी जो नीड है वो भी मैं पहचान पाती हूँ, लेकिन यूनिवर्सल नीड तक नहीं पहुंच पाती। जी, तो उसमें दो स्टेप है दीदी। एक हाँ स्टेप है कि जो आप नीड पहचान रहे हैं वो बेसिकली यूनिवर्सल नीड तक कन्वर्ट होने की जरूरत है, अन्यथा वो स्ट्रेटजी है। और हम्म। उस स्ट्रेटजी को हो सकता है आपको ठीक न लगे तो आप उसको पूरा करने में सहयोग भी नहीं कर पाएंगे, अगर आपको वो स्ट्रेटजी ठीक नहीं लग रही है तो। हम्म। लेकिन उसको कन्वर्ट करके यूनिवर्सल नीड तक ले जा पाते हैं, तब वो दिखता है कि वो एक जेन्युइन नीड है जिसको पूरा करने की स्ट्रेटजी ठीक नहीं है उनकी। हाँ हाँ, तो ठीक है। हमारे पास, हाँ, तो उस केस में हमारे पास उस नीड को पूरा करने की जो बेहतर स्ट्रेटजी है उसको हम प्रपोजल के रूप में, प्रस्ताव के रूप में अगले के सामने रखने का काम कर सकते हैं। और उसके पहले का स्टेप यही होता है कि उनकी स्ट्रेटजी को देख करके हम उसके जो यूनिवर्सल नीड को पहचान लेते हैं, उसको हम हम्म। अगले के साथ वेरीफाई करने का काम करते हैं। उसका बेनिफिट ये होता है कि अगले का भी ध्यान स्ट्रेटजी से हट करके नीड पर जा पाता है। उदाहरण के लिए, आइसक्रीम के लिए चिल्लाते हुए बच्चे से भी अगर ठीक से बात करें तो उसका ध्यान जा सकता है कि टेस्टी फूड उसका नीड है, हम्म। आइसक्रीम नीड नहीं है। टेस्टी फूड पर एक हम्म। बार ध्यान चला गया तो अल्टरनेटिव ऑप्शंस भी 10 हो सकते हैं, इस पर बात हो सकता है। जब तक वो इसी पे अटका हुआ है कि आइसक्रीम ही उसका नीड है, तब तक हो सकता है हम ना पूरा कर पाए अभी, शायद उपलब्ध भी नहीं हो हमारे यहाँ पैसा होने के बाद भी। रात के 3 बजे कोई रूम में आइसक्रीम के लिए चिल्लाए तो कहाँ से ला के देंगे। लेकिन अगर ये बात दिख जाए कि उसके पीछे नीड टेस्टी फूड का है, तो टेस्टी फूड की अल्टरनेटिव स्ट्रेटजी 5 और हम दे सकते हैं रात के 3 बजे भी, क्योंकि घर में 20 ऑप्शन उपलब्ध हो सकते हैं। तो पहला स्टेप होता है अगले की स्ट्रेटजी को नीड में कन्वर्ट करके उससे वेरीफाई करना। फिर उस नीड को पूरा करने की और बेहतर स्ट्रेटजी क्या हो सकती है उस पर बात हो सकता है। जैसे अभी सम्मान पाने के लिए आदमी दूसरों को नीचा दिखाने के बहुत सारे मजाक करता रहता है, जिसमें दूसरों को नीचा दिखा करके हंसी खुशी या सम्मान पाने का कोशिश करता है। हमको एक बार दिख जाए कि मूल मुद्दा उसको हंसी पाना है या प्रसन्नता है, या मूल मुद्दा सम्मान पाना है, तो पहले ये उसके साथ हम वेरीफाई करते हैं ताकि उसका ध्यान चला जाए कि दूसरे का मजाक उड़ाना मुख्य मुद्दा नहीं है। मुद्दा तो अपनी हंसी पाना है या खुशी पाना है या प्रसन्नता पाना है या सम्मान पाना है। हम्म। अब इस पर बात हो सकती है कि इस हंसी को पाने के लिए, इस प्रसन्नता को पाने के लिए या इस सम्मान को पाने के और बेहतर तरीके क्या हो सकते हैं, हम्म। इस पर बात हो सकती है। तो जो तरीके हमको समझ में आते हैं उसको हम प्रपोजल के रूप में अगले को रखने का काम कर सकते हैं। भैया वही है ना, मैं यूनिवर्सल नीड तक नहीं पहुंच पाती वो। इमीडिएट तो मुझे समझ लगता है। जैसे मैं एग्जांपल ही देती हूँ, रियल एग्जांपल ही। जैसे सामने वाले को लगता है कि दरवाजे, मतलब किसी पर विश्वास नहीं है, जैसे मतलब डर की भावना है कि कोई आ ना जाए घर पे, हमेशा दरवाजे बंद रखो, और मतलब संबंध का भाव नहीं दिखता।
तो नहीं, वही अभी 1 सेकंड के लिए रोकिए यहीं पे, मुझे पकड़ में आ गया। देखिए इतने से या तो शारीरिक सुरक्षा की या धन की सुरक्षा की नीड है। हाँ 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 ठीक है। हम्म। इतने से हमको सेंस हो गया कि जो आप कह रहे थे या तो धन की हाँ सुरक्षा की या शारीरिक सुरक्षा की नीड है। हाँ, ये फिजिकल तो मुझे भी समझ लग रही है यहाँ तक, आगे क्या करूँ? अब प्रश्न एकदम सिंपल होगा कि ये धन की सुरक्षा या शारीरिक सुरक्षा को पूरा करने की अल्टरनेटिव स्ट्रेटजी क्या हो सकती है, उस पर हम बात कर सकते हैं। अगर इतना ही नीड है तो वो नहीं करनी आ रही ना, वो कैसे करें? वही देखिए, अब इस पर तो डिटेलिंग हो सकता कि आपकी परिस्थिति के साथ और अगले की परिस्थिति के साथ ये धन की सुरक्षा और शारीरिक सुरक्षा बनी रहे, हम निश्चिंत हो सके, उसके लिए क्या करें। अगर आप हाँ। हमसे पूछेंगे तो मैं एक स्ट्रेटजी बता रहा हूं, और यहाँ बहुत सारी स्ट्रेटजी हो सकती। एक हम्म। स्ट्रेटजी हो सकता कि दरवाजे पे सीसीटीवी कैमरा लगवा दे। वो भी लगे हैं, वो भी लगे हैं। नहीं, वही कह रहा हूं। तो अब ये तो आपको ही देखना पड़ेगा कि हम्म। किस कारण से अगले को भय हो रहा है। अब उसमें घुसना ही पड़ेगा अंदर हम्म। कि उसमें कौन सा कारण है जिससे ये शारीरिक सुरक्षा या धन की सुरक्षा का भय हो रहा है, वो हम्म। किस तरह से हो रहा है, और क्या बहुत करने गए। से वो भय खत्म हो सकता है। ये डिटेलिंग का हम्म। मुद्दा है अब, जिसके हम्म। लिए व्यक्ति को जानना और परिस्थिति को जानना जरूरी है। हम्म। अगर मैं उसको गेस करता रहूंगा तो मैं आरबिट 4-6 बातें बताऊंगा। हम्म। बट मुख्य बात यह है कि हमको इस परिस्थिति में पहचानना होता है कि क्या होने से उनको लग रहा है कि ये होने से असुरक्षा हो जाएगी, और हम्म। क्यों लग रहा है उससे असुरक्षा। उसको जितना हम पहचानेंगे उतना फिर उसकी अल्टरनेटिव स्ट्रेटजी हम दे सकते हैं। हम्म। तो एक डिजाइन वो है। दूसरा डिजाइन है कि अगले का भी व्यू खुले, उसके लिए फिर शिविर या ऐसी किसी गोष्ठी या चर्चा किसी जगह पर अगला पार्टिसिपेट करता है, तो उससे भी हम्म। धीरे धीरे भय खत्म होता है। हम्म। भय खत्म होता है, वो दूसरा डिजाइन है। हम्म। जी। दूसरा तो लागू नहीं होगा, मतलब। अब कौन जानता है दीदी परिस्थितियों को। हाँ। मुझे लगता है हम एक सिंसियर ट्राई करते हैं तो बहुत बार बहुत सारी चीजों में रास्ता खुल जाता है। हम्म। खुल जाता है, बट मैं अभी आपकी चूंकि परिस्थिति नहीं जानता हूँ इसलिए मैं एग्जैक्ट कमेंट नहीं कर सकता हूँ। बट हम्म। दूसरे में भी ये होता है, आदमी हमारी बात नहीं मानता, किसी और की मानता है, किसी और की नहीं मानता, किसी और की मानता है। जरूरी नहीं है हम्म। हमारे कहने से ही लोग शिविर में आ जाएं, लेकिन दूसरे लोगों के कहने से आ भी जाते हैं, ये भी सच है। हम्म। तो इस संभावनाओं पे ही काम करना पड़ता है दीदी, और उसमें जो बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन दिखे उसको लेकर के आगे बढ़ना होता है। तो मैं चूंकि आपके यहाँ की परिस्थिति नहीं जानता हूँ डिटेल, इसलिए मैं एग्जैक्ट कमेंट तो नहीं कर सकता हूँ। बट हम्म। तरीके ये दो हैं कि हम्म। उनकी नीड को, यूनिवर्सल नीड को पहचान करके अल्टरनेटिव स्ट्रेटजी दे पाए, वहां हम क्रिएटिविटी का प्रयोग कर पाए। हाँ, बस वही प्रॉब्लम आ रही है जी। ठीक है, कभी मुझको। आराम से बात करेंगे इस पर। मैं तो सुशील महाजन की सिस्टर बोल रही हूँ। जी जी, मैं भी पहचान लिया। हम्म। ठीक है। आपकी शेयरिंग सुनी थी हमने मॉर्निंग सेशन वाली, इसलिए मुझे याद है। ठीक है, थैंक जी यू जी। भैया। नमस्ते। 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 आगे चले वंदन। जी भैया, और तो कोई हैंड रेज नहीं है। बढ़िया। जी। तो अस्तित्व सहज वास्तविकता के किसी एक वेरिएशन या वर्जन पर अपने ध्यान को निरंतरता में बना के रखना, ये पहला जगह है। इसके साथ जो दूसरा काम होता है वो होता है कि इसके आधार पर मेरा भाव में विश्वास, सम्मान और स्नेह बना हुआ है, इसके प्रति सजग रहना। और बना हुआ है उसकी पहचान के रूप में पलट के उसी बात को देखना कि हमारा अगले के प्रति विश्वास बना हुआ है, इसका मतलब मूल चाहना के ऊपर हमको शंका नहीं है।
अगले का सम्मान हम कर रहे हैं, इसका मतलब अगले को धन, पद, जाति, संप्रदाय, भाषा, डिग्री, ये सब से हटा करके उसको एक मूल रूप से मानव के रूप में अपने जैसा पहचान रहे हैं। और योग्यता की जगह पर कम ज्यादा है तो भी हम परस्पर पूरकता को देख रहे हैं। और स्नेह का मतलब है कि उसको हम अपने संबंधी के रूप में स्वीकार रहे हैं और उसके सुख दुख के लिए भी उतने ही कंसर्न्ड हैं जितने अपने सुख दुख के लिए हैं, और उसकी उपलब्धि में भी उतनी ही प्रसन्नता है जितनी अपनी उपलब्धि में है। और जो हमारा दायित्व कर्तव्य बनता है उस संबंध में, उसको हम स्वेच्छा और प्रसन्नता से निर्वाह करने के लिए तैयार हैं। ये सारे इंडिकेटर हैं इस बात को पहचानने के कि हमारे अंदर स्नेह भाव रूप में है कि भाषा रूप में है, सम्मान हमारे अंदर भाव रूप में है कि भाषा रूप में है, विश्वास हमारे अंदर भाव रूप में है कि भाषा रूप में ही है। ये पहचानने के लिए इसको पलट के सब तरफ से देखना जरूरी होता है कि उस मूलभूत सच्चाई के आधार पर अगर हमारे अंदर हमको लगता है कि विश्वास बना हुआ है, इसका मतलब हमको अगले की चाहना के ऊपर डाउट नहीं होता। हमको लगता है कि सम्मान बना हुआ है, इसका मतलब हम उसको भी इक्वल पेडेस्ट्रल पे रखते हैं। और इक्वल पेडेस्ट्रल पे रखने का पहचान ये भी होता है कि निर्णय लेने के पहले हम अपनी राय और आपकी राय दोनों को सुनते हैं और दोनों के साथ डिस्कशन करके मिल के निर्णय तक पहुंचने का काम करते हैं, न कि अपने निर्णय को आपके ऊपर थोपने का काम करते हैं। अगर अपने निर्णय को लेकर के हम आपके ऊपर उसको कन्विंस करने का एफर्ट कर रहे हैं तो ये आपको बराबर की जगह पर देखना नहीं है। अगर हमको किसी तरह से अपना निर्णय ठीक भी लगता है तो हम उसको एक प्रस्ताव के रूप में आपको जांच परख करने के लिए देते हैं और आपको जांच परख करने के लिए इनकरेज करते हैं। और जो उस पर आपका क्वेरी या क्वेश्चन होता है उसको जिम्मेदारी के साथ रिस्पॉन्ड करने का काम करते हैं, ना कि आपको समझ में आए ना आए हमारी बात मान लो और उसके हिसाब से करने लगो, ऐसा धक्का देने का काम हम नहीं करते। अभी बहुत बार हम दूसरे से बात कर रहे होते हैं, हम उसको जांच परख करने का अवसर नहीं देते, उसको सवाल पूछने का भी अवसर नहीं देते। वो पूछता भी है तो हम किसी तरह से उसको शट डाउन करके एक बाधा के रूप में पहचानते हैं, और उसको शट डाउन करके जो हम कह रहे हैं वो करने लग जाए, वही हमारे केंद्र में होता है। तो कहीं ना कहीं ये सब भाव की जगह पर हम जब दूसरे को समझाने भी जाते हैं तो वो हमारी बात मान ले और उसके हिसाब से करने लगे, कहीं ना कहीं कोर में वो आ जाता है, ना कि वो बात को समझ ले, उसमें फैसिलिटेट करना हमारा कोर रहता है। तो सम्मान में योग्यता की जगह पर जो परस्पर पूरकता का हम निर्वाह कर भी रहे हैं तो उसको समझने में फैसिलिटेट करने का रोल हमारा है, ना कि उससे मनवाना हमारा रोल है। तो अगला जो काम होता है वो ये कि इस वास्तविकता पर ध्यान बने रहने के साथ मेरा भाव, विश्वास, सम्मान और स्नेह का बना हुआ है, उसके प्रति हम सजग रहते हैं। और इंडिकेटर में ये बात हम देखते रहते हैं कि उसकी मूल चाहना पर हमारा भरोसा बना हुआ है। पॉजिटिव साइड से कहेंगे तो ऐसा, निगेटिव साइड से कहेंगे तो गुस्सा, क्रोध, विरोध, खीज, झल्लाहट वो नहीं है जो विश्वास की एक्सप्लेन करते समय परिचय शिविरों में हम लोग बार बार करते हैं। ये दोनों इंडिकेटर देखते रहने की जरूरत है। ऐसे ही सम्मान की जगह पर हम उसको अपने जैसे मानव के रूप में पहचानते हैं। अगर मेरी योग्यता अधिक है तो हम जिम्मेदारी पूर्वक जीते हैं और समझने में फैसिलिटेट करने का काम करते हैं, ना कि उसके प्रश्नों को बाधा के रूप में देखते हैं। और जबरदस्ती दबाव देके मनवाने का काम हम नहीं करते। इसी तरह से हम उस आदमी को आदमी की तरह देखने के रूप में मूल पहचान देखते हैं, ना कि भाषा, रंग, संप्रदाय, जाति, उम्र, धर्म, डिग्री, पद, पैसा। इस बेसिस पर हम आदमी को अगर देख रहे हैं तो सम्मान नहीं कर रहे, क्योंकि फिर मानव होने को मूल वैभव के रूप में हम नहीं पहचान रहे हैं। धन या पद होने को या जाति को या उम्र को या भाषा को ही हम मूल वैभव के रूप में पहचान रहे हैं। ये दिखना जरूरी है। इसी तरह से स्नेह की जगह पर हमारा जो दायित्व कर्तव्य है उसको स्वेच्छा और प्रसन्नता,
ये दो के साथ निर्वाह करने की तत्परता है कि नहीं है? जितना हम अपने सुख दुख के लिए कंसर्न्ड हैं उतना ही अगले के सुख दुख के लिए हैं कि नहीं है? या हम किसी जगह पर ये तर्क ले आते हैं कि अपने सुख दुख को तो हम अलग तरह से देखते हैं, दूसरे को ऐसा देखते हैं कि ये तो गलती कर रहा है तो इसको तो भुगतना ही चाहिए, या ये तो भुगतेगा ही उसको। ये डिजाइन तो हमारा नहीं है। या हमने किसी समय किसी को सलाह दी, उसने उस समय नहीं माना, जब बाद में वो कहने आता है तो हम उसको एक समझाइश देना शुरू करते हैं, एक भाषण देना शुरू करते हैं, या बताते हैं कि अब भुगतो, या मन ही मन खुश होते हैं कि देखो हमारी बात नहीं मानी, अब झेलना पड़ रहा है, तो अब लौट के आएगा फिर समझने के लिए। ये डिजाइन अपना देखने की जरूरत है कि स्नेह के भाव का मतलब अपनी जिम्मेदारी के निर्वाह में स्वेच्छा और प्रसन्नता है कि नहीं है। दूसरे को भी सुख दुख का उतना ही कंसर्न जितना अपने सुख दुख का, जिसका मतलब हमको सुख मिले और दुख ना मिले उसके लिए हम जितना कंसर्न रहते हैं, अपने संबंधी को भी सुख मिले और दुख ना मिले उसके लिए उतने ही कंसर्न है कि नहीं। और कंसर्न होना एक बात है, दबाव डालना दूसरी बात है। हमको ये दिखना जरूरी है कि मुद्दा दबाव डालने का नहीं होता है, मुद्दा अगले को समझने में सहयोग करने का होता है। और स्नेह का अगला पहचान मैं ये कह रहा हूं कि उसकी उपलब्धि में भी हमको उतनी ही खुशी और प्रसन्नता हो जितनी अपनी उपलब्धि में होती है। तो हम शिविर लें, अच्छा चले तो हम प्रसन्न होते हैं, दूसरा भी शिविर ले और अच्छा चले तो उतनी ही प्रसन्नता होती है कि नहीं होती? हम कोई काम करते, हमारा कोई प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाता है तो हमको खुशी और प्रसन्नता होती है, अगले का भी कोई प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाए तो वो खुशी और प्रसन्नता हमको महसूस होती है कि नहीं होती? ये इंडिकेटर है भाव को पहचानने का। तो एक बार के लिए मैं यहाँ फिर से रुक जाता हूँ कि ये बात पकड़ में आ रही हो, नहीं आ रही हो, उस पर कोई प्रश्न हो तो उस पर बात कर सकते हैं कि अगली जो सजगता है वो हम अपने भाव के प्रति सजग हैं और इन पैरामीटर्स और इंडिकेटर्स के साथ सजग हैं। जी। तो भैया अभी आपने जो विश्वास और सम्मान के रेफरेंस में जो इंडिकेटर्स बताए ना, वो तो एकदम स्पष्ट भी हो रहे हैं, और जैसे जितना जितना अभ्यास हो रहा है तो वो दिख भी रहा है। लेकिन स्नेह के बारे में जो आपने बताया ना कि दायित्व और कर्तव्य का स्वेच्छा और प्रसन्नता के साथ, तो लेकिन जैसे कुछ जो हमारे संबंधी हैं, अगर जैसे अभी आपने इंडिकेट भी किया कि अगर ऐसा कुछ आप हमने उनको कुछ पहले बताया कि भाई ये करना ठीक नहीं रहेगा, इसके फल परिणाम इस तरह से आएंगे, और जब वो आ जाते हैं तो उससे खुशी तो नहीं हो रही कि ऐसा हो गया, लेकिन अब जब बार बार वो उसी चीज को अगर रिपीट करते हैं और फिर वो दुखी होते, तो कहीं न कहीं मतलब खुशी नहीं हो रही है और दुख भी हो रहा है, लेकिन थोड़ा सा कभी कभी न्यूट्रल हो जाते हैं फिर उसमें कि अब ये बार बार उसी चीज को अगर कर रहा है तो अब ये फल परिणाम तो आएगा और इसको इससे गुजरना पड़ेगा। उसका अंदर दुख भी है, लेकिन उसके लिए ना तो कुछ कर पाते हैं क्योंकि रिपीटेडली वो चीज़ हो रही है, या वो खुद भी अब मतलब वो भी वैसा नहीं चाहता, लेकिन वो मजबूर ही हो गया, या तो मतलब इतना मोहवश या किसी कारण से इतना मजबूर है कि वो उससे बाहर निकल ही नहीं पा रहे हैं। तो फिर ऐसे में हम अपना दायित्व और कर्तव्य को स्वेच्छा और प्रसन्नता के साथ नहीं कर पा रहे, तो क्या स्नेह का भाव नहीं है? वही, उसमें रुक के ये देखने की जरूरत है कि दायित्व और कर्तव्य का मतलब क्या है। अब उसको पलट के आप पढ़ेंगे तो किसी पुस्तक में या किसी शिविरों में इसको पढ़ने का काम करिए कि किसी एक संबंध में दायित्व और कर्तव्य क्या है। माता पिता की जगह से क्या दायित्व कर्तव्य है, पुत्र पुत्री की जगह से क्या है, भाई बहन की जगह से क्या है, मित्र की जगह से क्या है, पति पत्नी की जगह से क्या है। दायित्व और कर्तव्य होने का मतलब दूसरे का जिंदगी हम ही जी लेंगे ये बात नहीं कह रहे हैं। हम्म। दायित्व और कर्तव्य का मतलब है हर संबंध में हमारा कुछ निश्चित भागीदारी होता है, कुछ निश्चित भूमिका होता है हम्म। जो इंडिपेंडेंट होता है दूसरे से। आप करेंगे तो भी मेरा वही भूमिका है, आप नहीं करेंगे तो भी वही हमारा भूमिका है। उदाहरण के लिए बच्चे का पालन पोषण, उसका परवरिश, उसका पढ़ाई लिखाई का इंतजाम हमारा भूमिका है। हम्म। लौट करके बच्चा हमारा सेवा करेगा तो भी यही भूमिका है, नहीं करेगा तो भी यही भूमिका है।
ठीक है। बच्चा इसके प्रति कृतज्ञ है तब भी हमारा यही भूमिका है, उसमें कृतज्ञता नहीं है, गौरव नहीं है, तब भी हमारा यही भूमिका है। हम्म। तो ये कुछ भूमिकाओं को पहचानते हैं तो वो ऐसी चीज होती है जो दूसरे के आचरण से इंडिपेंडेंट होता है। हमारा बिल्कुल निश्चित होता है कि हम क्या करेंगे उसमें। दूसरा रिटर्न के रूप में उसको जो करना बनता है वो कर रहा है तब भी, वो नहीं कर रहा है तब भी। दोनों हालत में हमारी भूमिका तो फिक्स होती है। तो एक स्टेप ये है उसको पहचानने का। दूसरा जगह यह है कि वो जब भी बार बार उलझ करके भी आता है, फंस करके भी आता है, तो हम ये नहीं कह रहे हैं कि उसके साथ हम भी दुखी होने का काम करें। हम ये भी नहीं कह रहे हैं कि उसको दुख को देख करके प्रसन्न होने का काम करें। ये दोनों ठीक नहीं है। उसके दुख में दुखी होने की भी बात हम नहीं कह रहे, उसके दुख में प्रसन्न होने की भी बात नहीं कह रहे। हम क्या कह रहे हैं, तो अपनी परिस्थिति को बनाए रखते हुए जितना अवसर अनुकूलता है उतने के साथ उसको समझने में सहयोग करने का, या उस दुख और पीड़ा से बाहर निकलने के लिए जो भागीदारी हम कर सकते हैं वो हम कर रहे हैं कि नहीं, वो मुद्दा है। और वो भी कोई जबरदस्ती करने की बात नहीं है। हम आपके ऊपर भी जबरदस्ती डालना नहीं चाहेंगे, अगले के ऊपर नहीं डालते तो अपनी सहजता के साथ जितना हो सकता है उतना करने से शुरू किया जाए। धीरे धीरे अपना कंपिटेंस बढ़ता है तो हम देख पाते हैं कि जिन परिस्थितियों में हम आज नहीं कर पा रहे हैं सहयोग, कल उन परिस्थितियों में भी करने का काम हम कर सकते हैं। वो पॉसिबिलिटी दिखनी शुरू होती है। जी भैया, और कुछ कह रहे हैं तो बताइए, अदरवाइज मेरी बात तो पूरी हो गई। माइक दे रखा हूं आपको, कुछ कहना हो तो बता सकते हैं। नहीं, हाँ ठीक है भैया। अ, मेरी आवाज़ आ रही थी? जी 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 जी। हाँ, तो बेसिकली वापस जो आपने बोला ना, तो ध्यान गया कि थोड़ा दायित्व कर्तव्य जो संबंधों में है वो वापस मतलब अध्ययन में मुझे लगता है कि उस वस्तु की भी थोड़ी सी कमी है, तो उसको ठीक से समझना पड़ेगा। तो थोड़ा सा और क्लियरिटी बनेगा, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि जो आपने क्लियर किया ना, उसमें कहीं कहीं दायित्व कर्तव्य का जो अर्थ ही मैंने कुछ ठीक से नहीं समझ रखा है, तो वो अगर स्पष्ट होगा तो उससे क्लियरिटी बन जाएगी। मेरी आवाज़ आई भैया? मेरी आवाज़ आ रही? हाँ भैया, आपकी आवाज आ रही है। हाँ, भैया की आवाज़ नहीं है। भैया यदि आप कुछ कह रहे हैं तो आपका माइक म्यूट पे रह गया है। तो बात हो गई है तो। मेरी मेरी आवाज़ आ गई थी भैया आपको? जी जी, आ गई आ गई आ गई। ठीक है। इसमें क्या भैया, क्वेश्चन पूछ के जो आप आंसर करो तो मैं म्यूट कर देता हूँ, तो फिर वापस अनम्यूट का ऑप्शन जब तक नहीं आता तब तक मैं अनम्यूट नहीं कर पाता नहीं हूँ। आएगा, वो नहीं आएगा भैया, हाँ। हाँ, और होता है क्या है कि कई बार दूसरी आवाज़ नहीं आ जाए, इसलिए मुझे उसको क्वेश्चन रख के और आपको सुनने के लिए मैं उसको म्यूट कर देता हूँ, ताकि फिर हाँ समझ गया, बैकग्राउंड। इसलिए मैंने माइक दे भी दिया था आपको। जी जी भैया, बस वही जी स्पष्ट जी वही कहना चाह रहा था। जी जी। जी भैया, ठीक है। और कोई बात इस पर? हाँ भैया, बस और कभी आप पे हर बार कुछ न कुछ बन ही जाता है कंटेंट के लिए कि दायित्व कर्तव्य पढ़ा लेकिन वो समझ नहीं आया, तो कभी आप समझाएंगे तो और अच्छा रहेगा। कभी होगा अवसर तो करेंगे भैया, उसको इस सेशन में नहीं करते। हाँ हाँ, ठीक है। अध्ययन के किसी और सेशन में देखेंगे। जी जी जी। जी जी। ये भी अदिति दी। ये हाँ चीजें कहीं मनोविज्ञान में कवर होगी भैया? हाँ, मनोविज्ञान में तो करेंगे भैया, बिल्कुल। ठीक है। ठीक। ठीक है, थैंक यू भैया। जी नमस्ते। जी अदिति दी। नमस्ते भैया। नमस्ते नमस्ते। अब मुझे तो ऐसा लगने लगा है जैसे मैं पागल हो रही हूँ। मतलब कभी-कभी मैं मुझे लगता है सारा सॉल्व हो गया है, पर अभी जब मैं आपको सुन रही थी पिछला जो 10 मिनट आपने बोला है, तो मतलब मुझे ये दिख रहा है जैसे इतना और बारीक और बारीक और बारीक है और मुझे सारी गलती अपनी दिख रही है कि मैं उसको
मैं मतलब जैसे मैंने किसी के साथ भी पिछले दिनों जो घटनाएँ घटी हैं, मैं तो अपने मन में सोच रही हूँ कि मैं स्नेह का भाव रखी हूँ। बट स्नेह के बहाव का भी इतना ज़्यादा वर्गीकरण है और जब आपको सुनती हूँ, तो उसमें जब जाती हूँ तो बहुत अंदर से ना भैया तूफ़ान मच गया एकदम से। मतलब ऐसा लग रहा है कि किसी पहाड़ पे चढ़ रही हूँ और कूद रही हूँ, ऐसा हो रहा है और बहुत डिफ़िकल्ट दिख रहा है मुझे ये सिचुएशन, जो ये अभी प्रेज़ेंट सिचुएशन का है। ये क्यों हो रहा है मेरे साथ? तो मैं बहुत परेशान हो रही हूँ। मुझे लग रहा है ये तो बहुत कठिन हो रहा है मेरे लिए। कैसे कर पाऊँगी मैं इसे? क्या है दीदी, जब चीजें ज्यादा कठिन लगने लगे तो स्टेप वाइज पीछे आना होता है और नीचे के स्टेप से काम शुरू करना होता है। इनफैक्ट ये पूरी यात्रा को देखेंगे तो एक मतलब सहज यात्रा है, जो धीरे धीरे जितनी निष्ठा और कमिटमेंट से हम लगते हैं उतना वो हो पाता है। मुझे लगता है कि अपनी जागृति को जब कोर लक्ष्य के रूप में देखते हैं ना, और दबाव नहीं लेते हैं वहां तक पहुंचने का, तो हम नेचुरल रह पाते हैं। हम कहीं ना कहीं दबाव ले रहे हैं अपने इमेज को ठीक रखने का। ये जो इतना दबाव भी हमको कई बार हो जाता है ना चीजों का, वो दबाव इसलिए होता है कि उस अंतिम लक्ष्य पर पहुंचने की हड़बड़ाहट है हमको, और उसमें भी उसके रास्ते को फॉलो किए बिना, उस पर चले बिना वो हमको मिल जाए, कहीं ना कहीं वैसी आशा है, वैसी कामना है। और जब जब भी वो लगता है कि वहां नहीं है हम, तो एक तरह से जो इमेज हम अपना अपने ही मन में बना रखे हैं, या जो इमेज हम संसार को दिखाना चाहते हैं, उसमें कहीं ना कहीं चोट पहुंचती है। इसलिए उतनी घबराहट होती है। हमको धीरे से वो सारे को इस लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने की जरूरत है, कि उसको जागृति कह लें, या हर क्षण सही जीना कहें, या हर प्रकार के गलती और अपराध से मुक्त होना कहें। वो हमारा लक्ष्य है, और उस लक्ष्य तक पहुंचने में हमको जो भी कमियां दिखती हैं, हम स्टेप वाइज उसको ठीक करने पर फोकस करें, क्रम से उसको सुधार पर काम करें। ये वहां तक पहुंचने का जगह है। जो मंजिल मिलती भी है हमको, वो कोई इस तरह से नहीं मिलती है कि मंजिल के प्रति हम पागल हैं तो हमको मंजिल मिलती है। बल्कि जिस रास्ते से चल के वो मंजिल मिलता है, वो रास्ता हमको ठीक से पकड़ में आ जाए, उतना जरूरी होता है। और उस पर हम चल रहे हैं कि नहीं, वो हिसाब रखना महत्वपूर्ण होता है। हमसे गलती क्या होती है कि हम रास्ते के प्रति सजग होने के बदले उसमें कितनी निष्ठा और तत्परता से चल रहे हैं उस पर सजग होने के बदले, वहां चलना हमारा ठीक है कि नहीं उसका हिसाब रखने के बदले, हम सीधा फल का हिसाब रखने पर बात करते हैं कि ये उपलब्धि हुई कि नहीं, ये समस्या ठीक हुई कि नहीं, ये स्नेह का भाव स्थिर हो गया कि नहीं, ये विरोध खत्म हो गया कि नहीं, ये गलती और अपराध से फ्री हो गए कि नहीं, ये प्रेममयता में स्थिर हो गए कि नहीं। ये गोल पहचानने के बदले और वही हुआ कि नहीं इस बाइनरी डिजिट में उसको देखने के बदले, हमको ये देखने की जरूरत है कि स्नेह जिस रास्ते से होकर के गुजरता है, उस रास्ते के लिए हमारी निष्ठा और तत्परता बनी है कि नहीं। और सच्चाई के रास्ते पर मतलब प्योर होने तक पहुंचने के लिए ये इन बिटवीन का प्रोसेस ही है कि हमको कमियों को देखना ही होता है, उसको पहचानना ही होता है, वो है इसको स्वीकारना ही होता है, उसको ठीक करने पर काम करना होता है। तो वो हम कर रहे हैं कि नहीं, उसको कितना निष्ठा तत्परता से कर रहे हैं, उसको कितना कूल रह के काम रह के हम कर रहे हैं, वो हमारे देखने का मूल मुद्दा है। ना कि वो अंतिम इंडिकेटर कि प्रेममयता स्थिर हो गया कि नहीं, स्नेह स्थिर हो गया कि नहीं, सम्मान स्थिर हो गया कि नहीं। बल्कि सम्मान को गोल के रूप में पहचाने, और ये बात अगर हमको दिखता है कि अब धन पद जाति भाषा संप्रदाय इस बेसिस से आदमी को नहीं देखना बनता है, तो अब अपने जीने में जहां कहीं भी हमको दिखाई देता है तो हमको खुश होने की जरूरत है कि प्रोसेस में हमको समस्या दिखनी शुरू हुई। अब वो समस्या का निराकरण कर पाएंगे हम, तो हमारा कॉन्फिडेंस एक लेवल और बढ़ेगा कि हाँ भाई, दो समस्या रिजॉल्व कर पाए। वो दो को रिजॉल्व करेंगे तो अगली दो दिखेगी ही, और वो दिखनी भी चाहिए, क्योंकि समस्याएं बनी रहे और दिखाई नहीं दे तो इससे बड़ा दुर्भाग्य आदमी का क्या होगा। तो किसी जगह पर हमको धीरे से वो पहचानने की जरूरत होती है कि प्रक्रिया के प्रति सजग होने की जरूरत है।
और उसको कितनी निष्ठा तत्परता से हम कर रहे हैं वो पहचानने पर फोकस करने की जरूरत है, ना कि अंतिम गोल पर। जी दीदी, माइक दे दिया हूँ, कुछ और कहना हो तो पूरा कर सकते हैं। नहीं भैया, समझ आया जी। बढ़िया। ठीक है दी, नमस्ते। हाँ वंदन। स्मिता दीदी, आपको माइक दिया है। जी भैया, नमस्ते। नमस्ते दी। भैया, ये सब जो हम लोग बातें कर रहे हैं इसमें बहुत सारी चीजें समझ में आ रही हैं। और एक चीज मुझे ये भी लगती है कि जो हम सोचते हैं कि मैं कर रहा हूँ या मैं कर रही हूँ, ये आपने अध्ययन अभ्यास सत्र में बताया था कि इस चीज को भी यदि हम छोड़ देते हैं ना कि मैंने किया या मुझसे हुआ, तो जब हम ये सारी चीजें छोड़ देते हैं कि मतलब अहम वाली बात ये आपने बताया था जब आप पूरा सॉर्ट आउट जी कर रहे थे, लास्ट जी, में मुझे आपने ध्यान है, बताया था। ध्यान है। तो वो चीज मुझे पिन पॉइंट एक लगी कि जब हम अपने आप को भूल जाते हैं कि मैं मेरा कोई अपमान कर रहा है, तब आपने बताया कि आप अपने आप को सुनना ही है, आपको साइड में रख के सुनना है। तो वो चीज़ भी मुझे समझ में आई कि जब आप साइड में रख के बात को सुनते हैं तो आप बहुत क्लियर होते हैं, आप बिल्कुल हर्ट नहीं होते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि ये बात सामने वाला मुझे नहीं कह रहा है, वो अपनी ही नीड को कह रहा है। तो बहुत आसानी से उसकी नीड समझ में आने लगती है, और फिर अपमान सम्मान वाली बात भी मन से खत्म हो जाती है। और स्नेह का भाव जो है वो लगातार बना रहता है जब हम मानव की जो मूल चाहना है उसको समझते हैं कि ये सामने वाला जो है वो भी मेरे ही जैसा है। तो यदि किसी से कोई गलती हो भी रही है तो उसको वहां जाके ये देखना कि ये गलती मुझसे हुई होती तो फिर मैं क्या करती। ये चीज जब मैं देखती हूँ तो मुझे अंदर से बहुत सांत्वना मिलती है कि यदि ये मुझसे हो रही थी तो मुझे कैसे सोचना चाहिए था। ये सारी चीजें मुझे बहुत मदद करती है, और इससे ये होता है कि भाव ऐसे बिगड़ते ही नहीं है कभी, बहुत ही आसानी से सारी चीजें मैं सामने वाले को बोल पाती हूँ, समझा पाती हूँ, और बहुत आसानी से सारी चीजें सामने वाले को क्लियर भी हो जाती हैं। और भाव बिगड़ता ना तो उसका है और ना मेरा है, तो ये चीजें मेरे साथ बहुत अच्छे से हो रही, तो मैंने सोचा इनको शेयर कर दूं। ये सब चीजें सुन के मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद इस तरह से किया जाए तो बहुत आसानी से होगा, इसलिए ये बोला भैया। जी थैंक दीदी, यू भैया, जी बहुत दीदी। सारा मार्गदर्शन है आपका जीवन में, बहुत कुछ अच्छा अच्छा चल रहा है। बढ़िया दीदी। जब जी तक अच्छा चल रहा हो उस अवसर की उत्साह रखा जाए, प्रसन्नता रखा जाए, और लग जी के उसको जीने पर काम कर लिया जाए। अलग अलग जी जगहों पर भैया। प्रयोग करके देखा जाए। जी, और बस जहाँ मानव की मूल चाहना यदि दिमाग में अच्छे से चली गई है तो फिर उसके बाद मुझे लगता है सारी चीजें अपने आप आती जाती हैं, धीरे 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 धीरे। जी जी, जी भैया, थैंक यू भैया। बढ़िया दी, नमस्ते। नमस्ते। और किन्हीं का कोई प्रश्न तो नहीं? जी, कोई प्रश्न हो तो हैंड रेज कर सकते हैं। बढ़िया। तो मैं इसी पे थोड़ी बात और कर देता हूँ। 5 मिनट का समय है हमारे पास। इनफैक्ट अपने में जब कोई भाव हमको दिखाई देता है, विश्वास का महसूस हो, सम्मान का महसूस हो, स्नेह का महसूस हो, तो जो अगला काम करना होता है ना, वो उस भाव को कंटिन्यूटी में अपने में टिकाए रखने के लिए, बनाए रखने का, या उस भाव के साथ बने रहने का अभ्यास करना होता है। तो मूलभूत सच्चाई के साथ बने रहने के बाद जो अगला स्टेप होता है, वो जो भाव हमको पकड़ में आ रहा है, उस भाव के साथ हम बने रह सकें। इनफैक्ट जितनी देर हम उस भाव के साथ बने रहने का काम करते हैं, बेसिकली उस भाव का संस्कार हमारा उतना मजबूत होता है, प्रगाढ़ होता है, प्रबल होता है। और किसी एक लेवल पर जो उसका स्वाद हमको अपने में मिलना शुरू होता है, उसकी जो तृप्ति अपने में मिलनी शुरू होती है, जीवन उससे भरता चला जाता है। और फिर वैसा जीवन तृप्ति को ढूंढने के लिए बाकी जगह हाथ पैर मारने नहीं जाता है। तो ये बाहर से जो भाव पाने की इतनी कामना हमारी बनी रहती है,
सुविधा संवेदना में कुछ ढूंढ करके जो सुखी होने की कामना हमको बहुत बार दिखाई देती है, या धन पाके पद पाके जो हमको इतना सारा सुखी होने का कामना दिखाई देता रहता है, अनेक तरह से दूसरे का ध्यान पा करके जो हमको सुखी होने की अपनी कामना दिखाई देती है, वो सब में स्वाभाविक रूप से ड्रॉप होने लगता है, कमी आने लगती है। क्योंकि एक ही तो जीवन है, वो एक साइड से तृप्त होना शुरू हो गया तो दूसरे साइड में कहाँ जाएगा तृप्ति ढूंढने के लिए। मैं बार बार ये उदाहरण देता रहता हूँ कि पीने के पानी के लिए जब साफ नदी तालाब सामने हो, नल का पानी मुंह तक पहुंच रहा हो सरकारी परियोजनाओं के माध्यम से, तो वैसी स्थिति में गंदे नाले में मुंह मारने कौन जाएगा। तो और अगर वो तृप्ति नहीं मिल रही है तो लौट करके प्यासा आदमी क्या करेगा, गंदे नाले में ही सही वो पानी पिएगा ही ना। आदमी को 2 दिन से पानी पीने को नहीं मिला हो तो गंदे नाले के पानी को पीने के लिए भी वो तैयार हो ही जाता है। ज्यादातर लोग फिर किसी न किसी तरह से आंख बंद करके भी सही, नाक बंद करके भी सही उसी पानी को पीने का काम करते हैं। तो थोड़ा बहुत ही सुख मिल रहा है, थोड़ी ही तृप्ति मिल रही है, थोड़ा मन ही बहल जा रहा है, कम से कम दुखी थोड़ी देर के लिए भूल जा रहा है। ये सब कारण से भी आदमी किसी न किसी संवेदना में उलझने का, कहीं न कहीं ध्यान पाने का, किसी न किसी काम में अपने को इंगेज करने के एक्टिविटीज में लग जाता है। जितना हमको मूलभूत सच्चाई को देखने के आधार पर पॉजिटिव भाव में टिकने का अभ्यास हो जाता है, उतना इन चीजों की जरूरत कम होती चली जाती है। फिर हमको रुचि ही नहीं होती है इस तरफ खींचने का और इसमें कुछ रस ढूंढने का। तो किसी एक जगह पर हमको ये पकड़ने की जरूरत है कि वो जो सही का भाव हमको अपने में दिखता है, चाहे स्नेह का भाव दिखे, चाहे विश्वास का भाव दिखे, चाहे सम्मान का भाव दिखे, वो भाव जो दिखता है उस भाव के साथ टिकने का, उस भाव को अपने में बनाए रखने का, उस भाव को उस भाव को अपने में लंबे समय तक टिकाए रखने का, वो पकड़ना की जरूरत है। और उसको जितना जितना हम बना के रखेंगे जीवन उससे तृप्त रहता है, मन उससे भरा हुआ रहता है, अपने अंतःकरण की तृप्ति उस आधार पर बनी रहती है। तो वो तृप्ति फिर हमको सार्थकता में चलने के लिए भी प्रेरित करती रहती है और निरर्थकता में उलझने से अपने आप बचा करके रखती है। इनफैक्ट आप देखेंगे कि जब तक जीवन में एक खालीपन नहीं महसूस होता है, एक अभाव महसूस नहीं होता है, एक अतृप्ति महसूस नहीं होती है, एक खालीपन सा नहीं लगता है, तब तक हम इन उल्टी सीधी चीजों में हाथ पैर मारने भी नहीं जाते। तो किसी जगह पर वो जो सार्थक भाव हमको अपने में दिखता है उसके साथ टिकने का प्रयास करना जरूरी है। जितना उस भाव के साथ हम टिकते हैं उतना पॉजिटिव भाव का संस्कार बनता है हमारे अंदर। अभी जो इतना उछल कूद का, भाग दौड़ का, उथल पुथल का एक कुसंस्कार बन गया है हमारे में, उसकी जगह सार्थकता का जो रस मिलना हमको शुरू होता है, उसमें टिके रहने का हम अभ्यास करते हैं, तो वो नया संस्कार भी हमारे में एक पॉजिटिव का बनना शुरू होता है। तो जो दूसरा अभ्यास जरूरी है वो उस सार्थकता के आधार पर अपने में जो भाव बनता है उस भाव को पहचानने का, उस भाव के साथ ये सारे इंडिकेटर्स लगा के देखने का। अगर कोई कंडीशन लगा रखे हैं हम भाव के ऊपर तो उस कंडीशन को पहचान करके धीरे से उसको लूज करने का और उतने के साथ उस भाव में थोड़े लंबे समय तक टिकने का अभ्यास करने का, ये जरूरी चीज है। और उसमें 4 भाव महत्वपूर्ण है। एक तो विश्वास सम्मान स्नेह का भाव है और एक चौथा दूसरे से मिलने वाले सहयोग को देख पाने के आधार पर कृतज्ञता का भाव है। तो ये 4 जगहों पर भाव को बनाए रखने का प्रैक्टिस और उसके लिए अस्तित्व सहज वास्तविकता पर ध्यान। तो कृतज्ञता के लिए भी दूसरे से जो स्वाभाविक रूप से
प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हमको सहयोग मिल ही रहा है, उस सहयोग को पहचानने का, उस पर ध्यान देने का काम करना मुख्य काम है। तो करने की जगह से भी अगर ध्यान देना है तो दूसरे से मिलने वाले सहयोग को, डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो हमको मिल रहा है, उसको पहचान के उस पे ध्यान बनाए रखने का, दूसरे का जो शुभ वाला भाग है, सही वाला भाग है, उसको पहचान के उस पर ध्यान को बनाए रखने का, वो हमको मदद करता है कृतज्ञता को, गौरव को अपने में विकसित करने के लिए। तो किसी एक जगह पर ये कृतज्ञता और गौरव, ये दो भाव भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं अपने में काम करने की दृष्टि से। तो इतने पर विचार किया जाए। कोई प्रश्न होगा तो अगली बार उस पर बात कर लेंगे। अगर कोई अर्जेंट प्रश्न है तो अभी हैंड रेज कर सकते हैं, अन्यथा अगली बार बात करेंगे। और फिर इस पर आगे और क्या अभ्यास बनता है उस पर हम बात करेंगे। लेकिन मैं फिर से ध्यान दिला दूं कि अभ्यास आप करेंगे, उसी से आप हमारे साथ चल पाएंगे आगे। वो नहीं करेंगे तो धीरे धीरे पीछे छूट जाएंगे और कुछ ज्यादा गति नहीं होगी अपनी। गति तो इन बातों को पकड़ करके, अपने लिए अभ्यास के उन बिंदुओं को पहचान करके पूरे वीक उसको एफर्ट करने से ही होगी। और फिर जो आपके प्रश्न बनेंगे वही उस तरह के जेन्युइन प्रश्न होंगे जिसको रिस्पॉन्ड मैं कर सकता हूं, तो आपकी आगे उसमें गति बनेगी। अगर वो नहीं करेंगे तो एक लेवल पर हम थ्योरेटिकली उन्हीं उन्हीं चीजों को पूछते हुए उसी में घूमते रह जाते हैं और हमको वो ब्रेक थ्रू नहीं मिलता है। किसी जगह पर एफर्ट करते रहते हैं तो हमको वो ब्रेक थ्रू मिल जाता है। वो एफर्ट करते रहना इंपॉर्टेंट चीज है, उसका कोई विकल्प नहीं है, उसके बिना रास्ता नहीं है आगे का। तो इतनी बात हमको कहनी थी। कुछ अर्जेंट हो तो हैंड रेज कर सकते हैं, अदरवाइज आज के मीटिंग को वंदन पूरा कर सकते हैं। जी भैया, तो किन्हीं का कोई क्वेश्चन है तो हैंड रेज कर सकते हैं, कोई इमीडिएट प्रश्न हो तो। ठीक है भैया, तो मुझे लगता है कोई क्वेश्चन नहीं है, तो सभी को माइक दे देता हूँ, समाप्त करते हैं। भैया नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। यस परमार। जी जी, दिख गया हमको। तब से माइक नहीं आ रहा था मेरे पास। हैंड रेज नहीं था इसलिए नहीं आ रहा होगा। हाँ, तो बात भी नहीं हो पा रही थी आपसे। जी जी, तो सब मेरा ठीक है। नंबर तो होगा ही आपके पास ना? हाँ, नंबर है मेरे पास। हाँ, कल कभी भी कॉल कर लीजिए हमको। शाम को दिन भर तो मीटिंग है हमारी, हाँ हाँ शाम को कभी कॉल कर लीजिएगा भैया, तो बात हो जाएगी। हाँ, ठीक है भैया, यही श्योर। चाह रहा। जी जी, बढ़िया। नमस्ते सभी को। नमस्ते। नमस्ते 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 भैया। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। नमस्ते भैया। नमस्ते, प्रणाम सभी को। नमस्ते 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 श्याम भैया, आभार। भैया प्रणाम। नमस्ते।